अच्छा जी, देख लो। साकिब प्रैक्टिस कर रहा है, पूरे ग्रुप में एक ही बंदा नजर आ रहा है मुझे प्रैक्टिस करता हुआ, बाकी सब बस लेक्चर्स के मजे ले रहे हैं। जी सर। साकिब भाई तो पूरा हजम कर ले रहे हैं, जितना हो रहा है तो पूरा हजम नहीं हो पा रहा है। हाजमा थोड़ा स्लो है। आप लोग भी हाथ पांव हिलाए थोड़े अपने। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, कोर्स के एंड पे भी खाली हाथ निकल जाएंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो उतना ऐसा बना नहीं है कि कुछ दिखा पाए उस लेवल का। जितना भी हो दिखाना चाहिए। हर बंदे की मेहनत अपनी होती है, सब हर बंदा एक जैसा नहीं होता। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने आ, तय किया था कि हम डायनामिक कंटेंट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि कस्टम पोस्ट टाइप्स और मेटा बॉक्सेस क्या होते हैं इनको स्टडी करेंगे, उनको क्रिएट करना, और फिर एलिमेंटर के साथ फ्रंट एंड पर उस डाटा को इस्तेमाल कैसे करना है। यही बात थी। जी, कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम डायनामिक फील्ड्स। अच्छा, तो आप लोगों के लिए जो इंस्टॉलेशंस हैं उनमें प्लगइन्स मैंने ऐड कर दी हैं। दो प्लगइन्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। आप अगर अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो आपने CPT UI यानी कि कस्टम पोस्ट टाइप UI ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, और ACF यानी कि एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स, ये दो प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेने हैं। और अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसी जो आपको मिली हुई एक्सेस, वहाँ पर आपने जाकर सिर्फ प्लगइन्स की टैब में इनको एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ और ACF को भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। साकिब आपने मेरे ख्याल से वो बताया था एलिमेंटर के वर्जन का, तो मैंने अपडेट कर दिया है, 3.8 कर दिया है उसके ऊपर अपडेट। जी सर, यही बात करनी है। ठीक है, ये देखो 3.8.1 अब लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो मैंने डाउनलोड करके कर दिया। असल में नेटवर्क बना हुआ है तो उसको अपडेट नहीं कर सकते ऑटो ना, तो वो डाउनलोड मैनुअली करके वहां से मुझे करना पड़ता है। तो ये अब लेटेस्ट वर्जन एलिमेंटर प्रो का भी और एलिमेंटर का भी आप लोगों को अवेलेबल है, और ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर इनका लाइसेंस भी एक्टिवेटेड है। अच्छा, ये दो प्लगइन्स आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो नई ऑप्शंस आ जाएंगी, एक CPT UI और एक कस्टम फील्ड्स। ये प्लगइन्स पहले हम शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों फ्री हैं आपकी लर्निंग के लिए। आपको समझाने के लिए ACF तो पेड सॉल्यूशंस में भी यूज़ होता है, क्योंकि ACF काफ़ी बड़ा प्लगइन है और ये इवन थीम्स और प्लगइन्स के अंदर एम्बेडेड होता है। इसको इस्तेमाल करते हैं थीम बनाने वाले और प्लगइन बनाने वाले ख़ास तौर पर। जी, जैसे आप अक्सर थीम्स एक्टिवेट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड पोस्ट और पेजेस के अलावा मिल जाती हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स की कोई होती है, क्लाइंट्स की होती है, या क्लासिफाइड्स, प्रॉपर्टीज। वो सारी कस्टम पोस्ट टाइप्स होती हैं और उनके अंदर फिर कस्टम फील्ड्स या मेटा बॉक्सेस होते हैं। अब पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं वर्डप्रेस के डेटाबेस में? जो आपका डाटा स्टोर होता है पोस्ट का और पेजेस का, वो टेबल एक ही होता है पोस्ट के नाम से। लेकिन डाटा क्लासिफाइड जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में किया जाता है, जैसे पोस्ट और पेजेस, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पोस्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, पेजेस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पोस्ट आपकी ब्लॉग और आर्टिकल्स होते हैं, और पेजेस आपके इंफॉर्मेशन और पेज, जैसे आप एलिमेंटर से बना रहे हैं, विजुअल पेज हो सकते हैं, डायनामिक पेज हो सकते हैं, और सो ऑन। और पोस्ट का एक ही मकसद होता है कि वो आर्टिकल्स होते हैं। अब फॉर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में और या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इनको एक्सटेंड करना पड़ता है, यानी कि आप स्टैंडर्ड पोस्ट और पेजेस के कंटेंट टाइप से निकलकर आप अपनी कोई कंटेंट टाइप बना रहे होते हैं, जिस
की एग्जांपल हमने कल देखने की कोशिश की थी, जिसमें रिव्यूज़ की, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अपना कस्टम रिव्यूज़ का सेक्शन बनाना है, क्लाइंट आपको कहता है कि जी बैकएंड से मैं रिव्यूज़ ऐड करूं और वो फ्रंट एंड पर जो रिव्यूज़ वाला आपने सेक्शन डिज़ाइन किया हुआ है वहां पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो, डायनामिक उसको करना चाह रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करते हैं कि एलिमेंटर से आपने सिंपली डिज़ाइन किया जो रिव्यूज़ का सेक्शन है, और सिंपली उसमें आप स्टैटिक डाटा होता है उसमें आपने चेंज करना है, तो आप पेज एडिट करेंगे वो, और वहाँ पर उस सेक्शन में जाकर आइटम्स ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे या नए उस कंटेंट को चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपने डायनामिक करना हो अपनी उस रिव्यूज़ के सेक्शन हो को, कि आप रिव्यूज़ हो, प्रोजेक्ट्स हो, सर्विसेज हो, या कोई भी ऐसा सेक्शन हो किसी पेज के ऊपर जिसको आप डायनामिक करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको फिर बैकएंड पर एक कस्टम पोस्ट टाइप बनानी पड़ेगी उस स्पेसिफिक सेक्शन को या डाटा को डायनामिक बनाने के लिए। अब कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, फ्री प्लगइन्स और पेड प्लगइन्स दोनों सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। पेड वाला भी हम एक देखेंगे। इसमें सीपीटी यूआई क्या करता है कि आपकी कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाने की आपको ऑप्शन देता है, और उसके अलावा कस्टम टेक्सोनोमीज बनाने की भी ऑप्शन देता है। अब पोस्ट टाइप मैंने आपको बता दी कि ये आपकी नई पोस्ट टाइप भी जो बनेगी उसका भी डाटा वर्डप्रेस के डेटाबेस में पोस्ट के टेबल में ही स्टोर होगा, लेकिन उसमें एक कॉलम बना होता है पोस्ट टाइप का, जिसमें आपकी जो पोस्ट टाइप है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, और फिर उस डाटा को आप जब फैच करते हैं और वर्डप्रेस उसको उस पैटर्न में सेव करता है कि सिर्फ उसी टाइप पोस्ट टाइप का डाटा जो है वो आपके पास आए। अब अगर आप पोस्ट के पेज पर आते हैं तो यहाँ पर edit.php, और इसमें आप देखेंगे कि ये भी पोस्ट का टेबल है। अगर आप पेजेस में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी edit.php ही है, लेकिन आगे साथ में आपको नजर आ रहा होगा पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पेज। स्टैंडर्ड पोस्ट के अलावा जो भी पोस्ट टाइप्स आप क्रिएट करेंगे उनकी सिर्फ पोस्ट टाइप चेंज होती जाएगी, लेकिन जो कोर टेबल है डेटाबेस में वो सेम ही रहता है। तो अब शुरू करते हैं कि कस्टम पोस्ट टाइप और टेक्सोनोमीज बनानी शुरू करते हैं। टेक्सोनोमीज क्या होती हैं? पोस्ट की टैब के अंडर अगर आप देखें तो आपके पास ये ऑप्शन है कैटेगरीज और टैग्स। किसी भी पोस्ट को कैटेगरीज और टैग्स, ये टेक्सोनोमीज होती हैं। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट ये कैटेगरीज और टैग्स की दो टेक्सोनोमीज होती हैं। ये भी जब आपको कस्टम बनानी पड़ती हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जैसे अगर आप कोई क्लासिफाइड की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप एक क्लासिफाइड्स की पोस्ट टाइप बनाएंगे, फिर आप वो पोस्ट की जो कैटेगरीज हैं उनको तो यूज़ नहीं करना चाह रहे होंगे, आप क्लासिफाइड्स की अपनी सेपरेट टेक्सोनोमी बनाएंगे उसकी कैटेगरीज की, या आप कोई उसकी एक और टेक्सोनोमी बना सकते हैं लोकेशंस की, और सो ऑन, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो टेक्सोनोमीज आपके पास ये होती हैं, और पोस्ट टाइप्स आपके पास यहाँ पर ये होती हैं। और जब हम एक पेड प्लगइन यूज़ करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कस्टम कंटेंट टाइप भी होती हैं, सिर्फ कस्टम पोस्ट टाइप्स नहीं होती, उनके ऊपर बाद में जाएंगे। अब जब आपने कोई कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करनी है या टेक्सोनोमी रजिस्टर करनी है तो आप सीपीटी यूआई की टैब में आएंगे। और अगर आपने कस्टम फीड्स बनानी है, अब कस्टम फीड्स क्या होती हैं? आप कोई भी पेज अगर ऐड करते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पर पेज ऐड कर रहे हैं, तो पेज के एडिटिंग इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट जितनी ये आपको इन ऑप्शंस नज़र आ रही हैं सिलेक्ट करने के लिए, जैसे ये पेज टाइटल की फील्ड है, उसके कंटेंट ऐड करने के लिए फील्ड है, उसके अलावा यहाँ पर उसके डिस्कशंस की फील्ड है, पेज एट्रीब्यूट्स हैं, समरी है, या अगर आप कोई पोस्ट ऐड करते हैं, लेट्स सपोज पोस्ट में आकर ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करने की, यानी कि टेक्सोनोमी, उसका टैग्स लगाने की ऑप्शन है, उसका फीचर्ड इमेज लगाने की ऑप्शन है, और सो ऑन। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको के इससे हट के फील्ड्स चाहिए हों, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई क्लासिफाइड की वेबसाइट बना रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी लिस्टिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें फिर आपको एक तो कस्टम पोस्ट टाइप चाहिए होगी प्रॉपर्टीज की, उसके अलावा फिर आपको कुछ उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर बॉक्सेस या इंफॉर्मेशन ऐड करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे होंगे। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन होती है
कि वो प्लॉट है, वो घर है, या वो बिल्डिंग है, या वो फ्लैट है। फिर उसके अलावा उसके फीचर्स ऐड करने के लिए आपको डाटा ऐड करने के लिए ऑप्शंस चाहिए होंगी कि उसमें रूम्स कितने हैं और सो ऑन, और उसकी अमेनिटीज़ कितनी कौन सी हैं और सो ऑन। तो वो कहलाता है कस्टम डाटा, यानी कि कस्टम मेटा बॉक्सेस। अब वो मेटा बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप वो नई ऑप्शंस जो आपने ऐड करनी है वो आपको मिलती हैं ACF की टैब के अंदर, यानी कि कस्टम फील्ड्स के अंदर। इसके लिए भी फ्री और पेड दूसरे प्लगइन्स भी अवेलेबल है। एक पॉड्स प्लगइन अवेलेबल है, वो है तो फ्री। उसमें भी आप कस्टम पोस्ट टाइप्स भी बना सकते हैं, मेटा बॉक्सेस भी बना सकते हैं और सो ऑन। ये प्लगइन्स, ये ACF और ये CPT UI या क्रोकोब्लो का जेट इंजन जो बाद में हम यूज़ करेंगे, वो इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि इनकी एलिमेंटर के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। वो जो पॉड्स वगैरह हैं उनके लिए आपको कस्टम कोड आना चाहिए ताकि आप उन फीड्स को बनाने के बाद फ्रंट एंड पर उनकी टेम्पलेट्स में इस्तेमाल भी कर सकें। तो अगर आप, क्योंकि हम डिज़ाइनर्स हैं आप लोग, तो आप कोडर नहीं है, डेवलपर नहीं है, तो आपने ऑब्वियसली उन टूल्स के साथ रहना है जो एलिमेंटर के साथ, या जो आप पेज बिल्डर इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके साथ कंपेटिबल हो। जितने भी पॉपुलर पेज बिल्डर्स हैं एलिमेंटर के अलावा भी, DV या ऑक्सीजन वगैरह जो डायनामिक डाटा पुल करने की सलाहियत रखते हैं, वो सारे उनके साथ ACF वगैरह के साथ कंपेटिबल ही होते हैं। ACF बहुत बड़ा प्लगइन है और वो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसकी कंपैटिबिलिटी सारे पेज बिल्डर्स और बाकी प्लगइन्स के साथ बेहतरीन है कस्टम फील्ड्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी एक कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर कर लेते हैं। CPT UI के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को एक नेम दे दें। मैं इसको कह लेता हूँ रिव्यूज स्लग। बेसिकली ये आपने लोअर केस में ही रखना होता है, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं देंगे, आप डैश दे सकते हैं। और उसके बाद आ, यहाँ पर आपने इसका प्लूरल लेबल और सिंगुलर लेबल देना होता है। प्लूरल में आ जाएगा हमारे पास रिव्यूज, और सिंगुलर लेबल में आ जाएगा रिव्यू। ओके। और बाकी जो लेबल्स हैं उस पोस्ट टाइप के लिए, जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट लेबल्स इस्तेमाल होने हैं, उसके लिए आप बारी बारी मैन्युअली ऐड करने की बजाय आप यहीं पे क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जो लेबल्स हैं वो सारे उनको फिल कर देगा, आपने जो नेम यहाँ पर दिए हैं उसके हिसाब से। यहाँ पर आप पोस्ट से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो पोस्ट टाइप क्या कर रही है। उसके अलावा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेटिंग्स नजर आएंगी। सेटिंग्स में आप यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी पब्लिक या ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि ये पोस्ट टाइप, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी पोस्ट टाइप्स आपको रजिस्टर करनी पड़ती हैं जो सिर्फ डैशबोर्ड पर बैकएंड पर इंटरनल यूज़ के लिए आपने इस्तेमाल करनी हो, जिसमें सिर्फ एडमिन्स ही डाटा ऐड कर रहे हो। तो उस सूरत में आप इसको फॉल्स कर देंगे कि ये पब्लिक नहीं है, फ्रंट एंड पर इसका डाटा कहीं पर डिस्प्ले नहीं करवाना हमने। तो फ्रंट एंड पर कहीं भी ये पोस्ट टाइप जो है वो एलिमेंटर वगैरह में और किसी भी दूसरे टूल में ये अवेलेबल नहीं होगी सिलेक्ट करने के लिए और दिखाने के लिए। तो हमने चूंकि दिखानी है फ्रंट एंड पर, इसलिए ट्रू रखेंगे। पब्लिकली क्वेरिएबल भी ट्रू रखेंगे, शो UI ये भी ट्रू रखेंगे, शो इन नैव मेन्यूज यानी कि लेफ्ट साइड पर मेन्यूज में शो करवानी है या नहीं करवानी, और सो ऑन। और रेस्ट API में आपने शो करवानी है वर्डप्रेस के तो ठीक है, नहीं तो इसको फॉल्स कर देते हैं, रेस्ट API में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसकी मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप जैसे रेस्ट API का स्लग वगैरह आप चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। हैज़ आर्काइव इसको फॉल्स ही रखेंगे। आर्काइव आप उन पोस्ट टाइप्स के लिए इनेबल करेंगे जो क्योंकि इसको तो हमने एक ब्लॉक में डिस्प्ले करवाना है। हाँ, अगर आपने रिव्यूज़ का एक पूरा आर्काइव भी चाहते हैं कि वहाँ पर उस पोस्ट टाइप को जब ब्राउज किया जाए तो उसमें अवेलेबल तमाम जो रिव्यूज़ हैं या पोस्ट हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएं, तब आप इसको इनेबल कर देंगे। लेकिन आर्काइव आप नॉर्मली जैसे कोई प्रॉपर्टी लिस्टिंग की साइट बना रहे हैं, क्लासिफाइड के बना रहे हैं, उस तरह की पोस्ट टाइप्स के लिए आप इसके आर्काइव्स इनेबल करें। उसके अलावा एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च इसको ट्रू कर देते हैं। सर्च रिजल्ट्स में रिव्यूज शो करवाने की तो उस पोस्ट को शो करवाने का कोई तुक नहीं बनता, इसको जो है वो ट्रू कर देते हैं, यानी कि सर्च से इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। कैपेबिलिटी टाइप इसकी पोस्ट ही रखेंगे हम।
उसके अलावा आप इसको पेज कर सकते हैं, कह लें कि इसकी कैपेबिलिटी टाइप में जो पोस्ट के लिए जो कैपेबिलिटीज़ या इख्तियारात मिलते हैं या पावर्स मिलती हैं आपको, वही आपको इस पोस्ट टाइप के लिए भी मिलेंगी, जैसे रीड, एडिट, डिलीट कैपेबिलिटीज़। तो हम इसको जो है वो पोस्ट ही रखेंगे। उसके बाद हायरार्किकल, ट्रू और फॉल्स। अब हायरार्किकल आपने इसको ट्रू कभी नहीं करना जब भी आपने ऐसी पोस्ट टाइप्स बना रहे हैं जिसमें आपने मल्टीपल पोस्ट सिर्फ ऐड करनी है। हायरार्किकल आपने हमेशा तब करना है जब आप पेजेस वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो। जैसे पेजेस में अगर आप देखें तो आपके पेरेंट और चाइल्ड पेजेस का कंसेप्ट आपके पास होता है कि आप पेरेंट पेज बना सकते हैं और उसके सब चाइल्ड्स बना सकते हैं जितने आप चाहें। लेकिन जो पोस्ट होती हैं उनमें पेरेंट चाइल्ड कोई चक्कर नहीं होता, उनमें सिर्फ पोस्ट होते हैं डायरेक्टली। तो हम इसको उसी फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि रिव्यूज़ हैं तो इनको हमने हर रिव्यू को एक सेपरेट पोस्ट के तौर पर सेव करवाना है और उनको डिस्प्ले करवाना है। हायरार्किकल आप तब रखेंगे जब कोई ऐसी पोस्ट टाइप आप बना रहे हो जिनका कंसेप्ट पेजेस की तरह हो, जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट आपने लेकर आना हो। तो हम इसको फॉल्स रखेंगे। कैन एक्सपोर्ट, रीराइट, अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो आप इसको, इसका जो स्लग बन रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने स्लग रख दिया है रिव्यूज़ का, वो रिव्यूज़ ही आएगा। अगर आप इसको कोई पोस्ट टाइप स्लग बैकएंड पर डिफरेंट देना चाह रहे हैं और फ्रंट एंड पर जब वो व्यू हो रही हो तो आप डिफरेंट देना चाह रहे हैं, तब आप इसको रीराइट कर सकते हैं। जैसे रिव्यूज़ आपने स्लग रख दिया है और आप फ्रंट एंड पर जब वो व्यू हो रहा है सिंगल रिव्यू या वो सिंगल पोस्ट, तो उसमें वो ऑब्वियसली उसका स्लग रिव्यूज़ ही आएगा। लेकिन अगर आप उसको सिंपल करना चाह रहे हैं कि फ्रंट एंड पर जब वो रीराइट हो, वो पोस्ट ब्राउज की जाए तो वो वहाँ पर रिव्यू लिखा है, तो आप यहाँ पर वो नेम दे सकते हैं जब आपने रीराइट करना हो। तो हम इसको रीराइट नहीं कर रहे। उसके अलावा मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आप मेन्यू आइकन जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि जैसे इन मेन्यू आइटम्स को आइकन्स लगे हुए हैं, आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स को मेन्यू आइकन जो है वो कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये वर्डप्रेस के डैश आइकन्स हैं जो कि वर्डप्रेस में के साथ शिप होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इनको हम डैश आइकन्स कहते हैं। इनको आप इनमें से कोई भी आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम स्टार इस्तेमाल कर लेते हैं रिव्यूज़ के लिए। उसके अलावा आप अपना इमेज आइकन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा सपोर्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्टैंडर्ड पोस्ट या पेज बनाते वक्त मिलती हैं। टाइटल, एडिटर और फीचर्ड इमेज, और उसके अलावा ये सारे वो सपोर्ट्स हैं जिनको आप इनेबल करेंगे यहाँ से, तो वहाँ पर वो बॉक्सेस अवेलेबल होंगे। बाकी कुछ भी नहीं हमें चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट, बल्कि एक्सेप्ट की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एडिटर में हमारा पूरा कंटेंट आ जाएगा। ये पोस्ट टाइप टू पोस्ट टाइप डिपेंड करेगा कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए है। टाइटल हमें चाहिए होगा ऑब्वियसली, एडिटर हमें चाहिए होगा, फीचर्ड इमेज हमें उसका चाहिए होगा। उसके अलावा कस्टम सपोर्ट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा टैक्सोनॉमीज, अगर आप इसके लिए अपनी टैक्सोनॉमी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको इनके साथ लिंक ना करें और आप अपनी टैक्सोनॉमी बनाएं। अगर आप इन्हीं एग्जिस्टिंग टैक्सोनॉमीज को इस पोस्ट टाइप के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी पोस्ट टाइप के अंदर यही कैटेगरीज वाली टैक्सोनॉमीज वहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगी और डाटा सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि उसकी कैटेगरीज या उसमें उसकी टैक्सोनॉमी में आप सेपरेट वैल्यूज रख लेंगे। तो डाटा दोनों में सेम होगा, जो कि पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगी और इस पोस्ट टाइप को सिलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो अगर आपने ट्रूली सेपरेट रखनी है चीज़ें तो आप इसकी जो टैक्सोनॉमी फ़िलहाल रिव्यूज़ के लिए तो कोई ज़रूरत भी नहीं है टैक्सोनॉमी की। तो आप जब कोई ऐसी पोस्ट टाइप बना रहे हो जैसे प्रोजेक्ट्स और क्लास प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफाइड्स और सो ऑन, तो या जैसे प्रोडक्ट्स हो गई, तो उसके लिए आप फिर अपनी सेपरेट टैक्सोनॉमी बनाएंगे क्योंकि उसमें आपको चाहिए होंगी। आपने लोकेशन के लिए बनानी होगी, कैटेगरीज के लिए बनानी होगी और सो ऑन। अब इसको सिंपली ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी पोस्ट टाइप जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई। ऐड करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पोस्ट टाइप में जो आपने पोस्ट टाइप्स क्रिएट की होंगी उनको आप कभी भी एडिट भी कर सकते हैं, कि एक दफ़ा बनाने के बाद ये नहीं है कि वो बन गई और अब आप उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपने जितनी भी पोस्ट टाइप बनाई हुई होंगी वो इस ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होगी। जिस ड्रॉप डाउन पे मेन्यू पे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी एडिटिंग ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। उसके अलावा
अगर आप इसको पोस्ट टाइप के स्लग को किसी भी पॉइंट पर रीनेम करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपने करना है कि इस बॉक्स को आपने लाजमी चेक कर देना है कि उसमें एग्जिस्टिंग जो पोस्ट हो चुकी हुई हैं उनको वो फिर मूव करें नई पोस्ट टाइप में। ओके, उसके अलावा व्यू पोस्ट टाइप, ये आपकी जो पोस्ट टाइप्स जो आपने बनाई होंगी उनको आप व्यू कर सकते हैं। और उसको बैक आ जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोस्ट टाइप्स, आप यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ऐड एडिट टेक्सोनोमीज की तरफ। तो टेक्सोनोमी उसी तरह आपने उसका लेबल देना है, टेक्सोनोमी का स्लग देना है, प्लूरल लेबल देना है, सिंगुलर लेबल देना है, और उसके साथ पोस्ट टाइप्स आप फिर उस टेक्सोनोमी को ऐड करते हुए उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल कोई टेक्सोनोमी नहीं चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास माय रिव्यूज के नाम से एक जो पोस्ट टाइप है नहीं वो रजिस्टर होगी, लेकिन इसको मैं माय रिव्यूज नहीं रखना चाह रहा था, इसको हमने सिंपल रिव्यूज रखना था। तो वो हम लेबल चेंज कर लेते हैं। और अभी चूंकि हमने कोई पोस्ट ऐड नहीं की है इसलिए इसको यहाँ पर मेन्यू नेम, ये देखिए माय रिव्यूज है, इसको आप चेंज कर लें कि जी हमें सिर्फ रिव्यूज चाहिए। सेव पोस्ट टाइप, ओके, तो ये आपके पास रिव्यूज आ गया। अब इस पे जब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देखें आपके पास अब पहला चेंज आप ये देखेंगे कि ये गटनबर्ग से शिफ्ट हो गया है सिंपल जो क्लासिक एडिटर है वर्डप्रेस का उसके ऊपर। तो उसके लिए ऐड एडिट पोस्ट टाइप पे आ जाते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी अगर सपोर्ट वगैरह में कोई चीज़ चेंज करने वाली है, यहाँ पर ऑप्शन होगी। नॉर्मली मुझे तो क्लासिक एडिटर उससे ज़्यादा पसंद है, गटनबर्ग तो अभी बस सिस्टम सपोर्ट्स। ओके, इसको बाद में देखते हैं, अभी क्लासिक एडिटर ठीक है हमारे पास। ओके, तो अब आप यहाँ पर नोट करें तो आपके पास वही ऑप्शंस हैं जो आपने रजिस्टर की हैं, यानी कि टाइटल आ गया, उसका एडिटर आ गया, और फीचर्ड इमेज सिर्फ सेट करने की आपके पास ऑप्शन है। अब ऑब्वियसली जब रिव्यूज की पोस्ट टाइप आप बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ मज़ीद फील्ड्स भी चाहिए होंगी, जैसे ऑथर का नेम, और ऑथर की कोई बायो कह लें या उसका कोई लिंक कह लें या ऑथर के सोशल लिंक्स कह लें, यानी कि जिसका वो रिव्यूज़ है। अगर आप, ये डिपेंड करेगा कि आप जो फ्रंट एंड पर डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें आपको क्या क्या फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अगर आप सेम एज इज़ सिर्फ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप टाइटल को उस बंदे के नेम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट में आप जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं, जो उसका रिव्यू है वो ऐड कर सकते हैं, और फीचर्ड इमेज में उस बंदे की इमेज आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो उसके कह लें कि जो हम कल डिज़ाइन देख रहे थे उसमें तो सिर्फ यही चीज़ें थी। हाँ, डेट ऑटोमेटिकली जब आप पब्लिश करेंगे उसकी पब्लिश डेट आ जाएगी। स्टार्स के लिए आप, अगर आप बैकएंड पर फील्ड बनाना चाह रहे हैं तो आप वो स्टार्स के लिए फील्ड बना लेंगे। अदरवाइज़ आप जो है वो कह लें कि एलिमेंटर में जब आप लूप बना रहे हैं उसका या जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें आप ऑटोमेटिकली स्टार की फील्ड को ले लेंगे, और स्टार की फील्ड की वैल्यू के लिए वहाँ पर आपको देखना होगा कि उसकी वैल्यूज़ किस तरह से वो एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे 0 to 5 नॉर्मली वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो आप वो भी यहाँ पर फील्ड बनाकर दे सकते हैं।
अब वो कस्टम फील्ड्स कैसे बनती हैं, अब मुझे यहाँ पर कह लें कि उस ऑथर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, जिसमें उसका सोशल मीडिया लिंक्स अगर चाहिए होंगे, उसका जो जॉब कह लें क्या, कोई भी जब आप रिव्यू देखते हैं तो उसमें उस बंदे के नाम के नीचे उसका कोई डेजिग्नेशन वगैरह भी लिखा होता है, CEO फलां या डिज़ाइनर है या डेवलपर है, तो वो इस तरह की एक्स्ट्रा फील्ड्स अब इस पोस्ट टाइप के लिए मुझे कहाँ से मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी कस्टम फील्ड्स में। अब कस्टम फील्ड्स में ACF में ये इंटरफेस इसका थोड़ा चेंज हो गया है। आप पहले बनाते हैं एक फील्ड ग्रुप और हर फील्ड ग्रुप के अंदर फिर आप बनाते हैं उसकी फील्ड्स। अब कस्टम फील्ड ग्रुप और जो कस्टम फील्ड्स आप यहाँ से बनाते हैं वो आप किसी भी पोस्ट टाइप के लिए बना सकते हैं। जैसे अगर आपने वो कॉमर्स में कोई नई फील्ड्स ऐड करनी है, फ्रंट एंड पर डाटा उसका कोई सेपरेट डिस्प्ले करवाने के लिए, तो आप वो कॉमर्स के लिए भी यहाँ से फील्ड्स बना सकते हैं। आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए नई फील्ड्स बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। इवन किसी भी पोस्ट टाइप के लिए, इवन पेजेस के लिए भी अगर आप कोई सेपरेट नई फील्ड्स या कस्टम मेटा बॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली पहले फील्ड ग्रुप क्रिएट करना है एक, और फील्ड ग्रुप को आप एक नेम दे लें। बड़ा ज़बरदस्त इंटरफेस हो गया है ACF। लास्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया उसके बाद तो ये कमाल का हो गया है। इसको मैं कह लेता हूँ ऑथर मेटा, यानी कि रिव्यूज़ की पोस्ट टाइप के लिए हमने इसे इस्तेमाल करना है, तो ऑथर का मेटा बना लेते हैं जिसमें उसकी मेटा इन्फॉर्मेशन हम सेव करवाएंगे। उसका जो आप नेम जो है वो पहले दे सकते हैं या टाइटल सेपरेट रख सकते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद इस ग्रुप में आप यहाँ पर आपके पास इस बॉक्स में आप बनाते हैं फील्ड्स। अब इसमें इसका अगर आप प्रो वर्जन ले लेते हैं तो उसमें आपको मज़ीद ज़बरदस्त फील्ड्स मिल जाती हैं, जिनमें रिपीटर फील्ड है, फ्लेक्सिबल कंटेंट फील्ड है, गैलरी फील्ड है, क्लोन फील्ड है, ACF ब्लॉक्स हैं और ऑप्शंस पेजेस हैं। इनको फिलहाल रहने देते हैं, अभी सिंपल आपको जो चीज़ें चाहिए वो यही हैं। यहाँ से आप चूज़ करते हैं कि फील्ड टाइप आपको कौन सी चाहिए। ऑब्वियसली आप अप्रोप्रिएट फील्ड टाइप चूज़ करेंगे जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करवानी है। जैसे टेक्स्ट है, अगर उसका सिर्फ कह लें कि ऑथर का नेम हमने स्टोर करवाना है, तो मैं इसको कह लेता हूँ ऑथर नेम, ये लेबल और ये फील्ड का नेम। इसमें जो है वो ये आप जब आप नेम रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देगा, जिसमें स्पेसेस नहीं हो सकती, अंडरस्कोर्स और डैशेस सिर्फ हो सकती हैं, सिंगल वर्ड होगा ये। अब यहाँ पर जो इसका नेम बन रहा होगा, अगर आप सिर्फ नेम रख रहे हैं तो आपने नेम ही नहीं कर देना। आपकी उन कस्टम फील्ड्स का वर्डप्रेस की एग्जिस्टिंग कस्टम फील्ड्स के साथ कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है या दूसरे प्लगइन्स के साथ। तो हमेशा आप एक ऐसा कोई प्रीफिक्स लाजमी रखें अपनी कस्टम फीड्स बनाते वक्त, ताकि उनका किसी भी दूसरे प्लगइन से बनने वाले कस्टम मेटा बॉक्सेस या वर्डप्रेस के अपने मेटा बॉक्सेस के साथ नेम का कन्फ्लिक्ट ना आए। तो मैं इसको कह ले कि आप वेबसाइट के नेम के साथ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के नेम के साथ कर सकते हैं। मैं इसको जो हमारा बैच कोड है बन रहा है, मास्टर वेब डिज़ाइन बैच 01, तो मैं इसके साथ ही इसे प्रीफिक्स कर लेता हूँ और इस प्रीफिक्स को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि दूसरों के साथ भी हम लगा सके। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि आप देखते हैं जॉन डो साहब नज़र आते हैं आपको काफ़ी जगह पर। क्लोज फील्ड, अब आप यहाँ पर नई फील्ड ऐड करनी है तो आप यहाँ पर फील्ड ऐड कर लें, यहाँ से चूज़ कर लें। अब कह लें कि रेंज सिलेक्ट, वो रिव्यूज़ के लिए आप या तो न्यूमेरिक फील्ड दे सकते हैं या रेंज सिलेक्टर भी लगा सकते हैं। तो मैं नंबर ही देता हूँ। फील्ड लेबल जो है वो रेटिंग, नेम जो है वो रेटिंग ही आ गया, तो इसको हम प्रीफिक्स कर लेते हैं। और उसके अलावा डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कह लेते हैं 5 ही। अब यहाँ पर ओके, पहले इनका यहीं पर सारा फॉर्म होता था तो इन्होंने अच्छा कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे वैलिडेशन है,
इसको रिक्वायर्ड आप कर ले, जो हम यहाँ पर देखना भूल गए थे। हर फील्ड में आपको यहाँ पर ऊपर कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे, टैब्स नजर आएंगे बेसिकली, जिनमें उसकी डिफरेंट ऑप्शंस मजीद आपको मिलेंगी। वैलिडेशन में इसको जो फील्ड आप चाहते हैं कि रिक्वायर्ड हो, उसको फिल किए बगैर सबमिशन ना हो उसकी, तो वो कर सकते हैं आप। और करेक्टर लिमिट यहाँ पर हर फील्ड के लिए डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगी, क्योंकि हर फील्ड टाइप के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। मिनिमम वैल्यू हम कह देते हैं कि 1 सेट कर सके, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 सेट कर सके, क्योंकि रेटिंग जो हमने फ्रंट एंड पर यूज़ करनी है उसमें हम यही इसी के दरमियान वैल्यू हम चाह रहे होंगे। वो 100 एंटर कर दे यूज़र, वो तो स्टार ही नहीं बनेंगे उसके। उसके बाद प्रेजेंटेशन, प्लेस होल्डर वगैरह आप लगा सकते हैं। स्टेप साइज, स्टेप यानी कि जैसे जो भी न्यूमेरिक फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यही एक न्यूमेरिक फील्ड है, तो ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शंस आ जाती हैं स्टेप की, जो इन पे क्लिक करने से वैल्यूज़ जो है वो आगे पीछे नेविगेट करती हैं, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पर आप स्टेप साइज बता सकते हैं। अगर आप 1 करेंगे तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, अगर यूज़र यहीं से क्लिक करके ऐड कर रहा है। अगर आप 5 कर देंगे तो वो हर स्टेप में 5, हर क्लिक के ऊपर 5 का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये इसको हम 1 ही रखते हैं। उसके अलावा आप इसकी रैपर की विड्थ, और ये बैकएंड के लिए हैं, जो बैकएंड पर आपको डैशबोर्ड नजर आए, फ्रंट एंड पर तो इसकी विड्थ वगैरह वो सारा चीज़ें, वो लेआउट आप कंट्रोल करेंगे एलिमेंटर के साथ ही। उसके अलावा उसके साथ आप प्रीपेंड या अपेंड कर सकते हैं। प्रीपेंड या अपेंड नॉर्मली उस केस में इस्तेमाल होता है जैसे आपने कोई प्राइसिंग एंटर करनी हो, और आप उसके वैल्यू जो है वो यूज़र से सिर्फ न्यूमेरिक में लेना चाह रहे हो, और करेंसी साइन आपके साथ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, जैसे डॉलर साइन या पीकेआर साइन, तो आप उसके लिए अपेंड या प्रीपेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कंडीशनल लॉजिक आप इनेबल इसके ऊपर कर सकते हैं कि आप ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप अगर किसी फील्ड को किसी दूसरी फील्ड की स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये कंडीशनल लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशनल लॉजिक फ़िलहाल कोई बन नहीं रही। ये उस सूरत में काम आता है जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज़ की पोस्ट टाइप बनाई है, तो उसमें आपने 2 सेपरेट जो है वो फील्ड्स बनाई हैं, ड्रॉप डाउन्स बनाई हैं, एक सिटीज़ के लिए और एक लोकेशंस के लिए। तो आप चाहेंगे कि लोकेशंस जो हैं वो तब ही डिस्प्ले हों जब यूज़र जो है वो ड्रॉप डाउन से कोई सिटी सिलेक्ट करे। तब आप लोकेशंस की जो फील्ड होगी उसके ऊपर आप इस तरह की कंडीशनल लॉजिक लगाएंगे कि लेट्स सपोज कि ये सिटी जो है वो हैज़ एनी वैल्यू, तो उसमें जो है वो हैज़ एनी वैल्यू या हैज़ नो वैल्यू, आप उसमें करेंगे वैल्यू इक्वल्स टू। इक्वल टूज में आप जैसे एक सिटी लाहौर है और लाहौर के आपने एरियाज लेने हैं, तो आपने फिर आपको मल्टीपल सब जो फील्ड्स हैं वो बनानी होंगी एरियाज की। लाहौर के एरियाज अलहदा, कराची के एरियाज अलहदा। तो आप क्या करेंगे कि आप चूज करेंगे कि सिटी की वैल्यू अगर इक्वल टू लाहौर हो तो ये फील्ड डिस्प्ले करवा दो। तो फिर बैकएंड पर आपके पास जो फील्ड है ऐड करने के लिए वो उसी तरह से पॉपुलेट होंगे। जब यूज़र जो है वो अगर लाहौर सिलेक्ट करेगा तो ये फील्ड आ जाएगी, कराची सिलेक्ट करेगा तो आपने जो दूसरी फील्ड है उसके ऊपर जो कंडीशन लगाई होगी वो आ जाएगी। तो इसको अभी फ़िलहाल डिसेबल करते हैं। रेटिंग के बाद आप एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं, इसको हम टेक्स्ट ही कहेंगे। फील्ड को लेबल हम देते हैं जॉब टाइटल उस बंदे का। ओके, इसको हमने प्रीफिक्स भी करना था। ओके, उसकी इसी तरह से वैलिडेशन वगैरह रिक्वायर्ड है, करेक्टर लिमिट वगैरह जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह आप लगाना चाहें लगा लें। उसके बाद आप जो है वो उसका कोई, अगर आप उसके सोशल लिंक्स बेसिकली ऐड करना चाह रहे हैं, जॉब टाइटल भी आ गया, रेटिंग भी आ गया, ऑथर नेम भी आ गया, रिव्यू तो उसका उसके आप पोस्ट की जो एडिटिंग इंटरफेस है, जो उसका एडिटर है कंटेंट वाला, उसमें ही आ जाएगा। और फीचर्ड इमेज के लिए आप उसके इमेज दिखाने के लिए आप फीचर्ड इमेज यूज़ कर लेंगे, या आप इमेज की यहाँ से फील्ड भी मैनुअली बना सकते हैं। यहाँ से ये इमेज की फील्ड आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब मजीद कह लें कि अब हमने उसके कुछ सोशल मीडिया लिंक्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो यूआरएल इसको हम कह लेते हैं फेसबुक लिंक, और इसको मजीद प्रीफिक्स आप इस तरह से करें, पोस्ट टाइप के साथ भी इसको प्रीफिक्स कर सकते हैं आप। उसमें फिर आपको ये इस तरह का भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कि कोई
रिव्यूज का दूसरा प्लगइन भी आ जाए तो उसमें भी इस तरह का कन्फ्लिक्ट पैदा हो, इसलिए सिर्फ इसको तो, क्योंकि ये इसका कोई तुक नहीं बना था, डायरेक्टली पढ़ने में समझ नहीं आ रही थी। डेवलपर बंदे को ना थोड़ी सी ये बड़ा कीड़ा होता है कि वो हर चीज़ जो है ना वो इस तरह की लिखे कि उसको भी बाद में समझ आ रही हो। ये नज़र तो कहीं नहीं आनी, लेकिन फिर भी आप इसको मज़ीद इसकी प्रीफिक्सिंग इस तरह से करें कि वो काफ़ी रीडेबल हो, कोई दूसरा बंदा जब एडिट कर रहा है या कोड के साथ कल को करना पड़ गया उस प्रोजेक्ट के साथ किसी को, तो वो उसको पता हो कि जो है वो कौन सी मेटा फील्ड से मैं क्या इंफॉर्मेशन पिक कर रहा हूँ। ओके, तो इसको बंद भी कर दे तो चलो। ओके, वैलिडेशन में है, इसको रिक्वायर्ड आपने करना है या नहीं करना, और इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन है, कंडीशनल लॉजिक उसी तरह से आप लगा सकते हैं। टाइप इसकी हमने यूआरएल रखी है। ओके, और क्लोज फील्ड, और आप फील्ड्स को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, आपको दोबारा दोबारा से ना लिखना पड़े। इसको मैं कह लेता हूँ ट्विटर लिंक। ओके, तो आई थिंक इतनी फील्ड्स रखते हैं, काफ़ी हैं। अब इनको सेव चेंजेस कर देते हैं। ओके, अब सेव चेंजेस तो कर लिया, लेकिन अब आपने यहाँ पर इसकी सेटिंग्स भी देखनी है इस फील्ड ग्रुप की, कि इस फील्ड ग्रुप को आपने डिस्प्ले कहाँ करवाना है, किस पोस्ट टाइप के साथ लिंक करवाना है आपने, और सो ऑन। जैसे लोकेशन रूल्स में आप आएंगे, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि अगर पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट हो तो ये इसे दिखा दो, तो पोस्ट पे नहीं दिखा रहे हम इसे रिव्यू पे दिखा रहे हैं, यानी कि रिव्यू पे पोस्ट टाइप। आप इसको आप कस्टम फीड्स जो है वो बड़ी अमेजिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आपको इस्तेमाल करना अच्छे से आ जाए तो बड़ी क्या लेके, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें बड़ा काम है। कि आप देखें कि यूज़र के लिए भी आप मेटा बना सकते हैं, फॉर्म्स के लिए बना सकते हैं, आप स्पेसिफिक जो पोस्ट की टेक्सोनोमीज होती हैं या कैटेगरीज होती हैं, अगर आप पोस्ट की कैटेगरीज में जाएं तो यहाँ पर आप देखें नई कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको सिर्फ नेम, स्लग और डिस्क्रिप्शन की फील्ड अवेलेबल है। आप अगर यहाँ पर कोई इमेज भी लगाना चाह रहे हैं, साथ कोई आइकन की फील्ड लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से जो बॉक्स क्रिएट करेंगे उसको आप डिस्प्ले करवाएंगे पोस्ट की टेक्सोनोमी के लिए, कि टेक्सोनोमी अगर इक्वल टू हो तो किसके, यहाँ से सॉरी, ये फॉर्म्स में टेक्सोनोमी इज इक्वल टू कैटेगरी, तो फिर आप कैटेगरी के लिए दूसरा डाटा, जैसे आप वूकॉमर्स में देखते हैं कि वूकॉमर्स की जब आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर उस कैटेगरी को इमेज असाइन करने की भी ऑप्शन होती है। तो इस तरह से आप अपनी टेक्सोनोमीज के लिए मेटा डाटा टेक्सोनोमीज के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी पोस्ट टाइप के साथ जा रहे हैं। रिव्यूज पोस्ट टाइप के लिए हम इस पूरे मेटा बॉक्स को या फील्ड ग्रुप को डिस्प्ले करवाएंगे। आप मल्टीपल फील्ड ग्रुप्स बना सकते हैं मल्टीपल पोस्ट टाइप्स या मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। जैसे कि फील्ड ग्रुप्स पे वापस आएंगे तो ये अब आपके पास यहाँ पर पहले फील्ड ग्रुप आएगा, और उसके बाद आपकी ये देखिए साथ बता रहा है कि लोकेशन इसकी ये है। उसके बाद आप जो है वो जब इसको एडिट करेंगे तो फर्दर आपके पास इस ग्रुप में जो फील्ड्स हैं वो ऐड करने की और एडिट करने की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अब अगर हम रिव्यूज की टैब पे वापस आते हैं और ऐड न्यू रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर नई फील्ड्स आ गई हैं, कह लें कि जो हमने बनाई थी, ऑथर नेम, रेटिंग, जॉब टाइटल, फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक और सो ऑन। और अगर मैं ज़रा वापस आऊँ और इसकी एक चीज़ जो हम देखनी मज़ीद भूल गए, इसकी प्रेजेंटेशन, कि इसका स्टाइल क्या हो, स्टैंडर्ड डब्ल्यूपी मेटा बॉक्स हो, सीमलेस, नो मेटा बॉक्स, पोजीशन आप इसकी कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, टाइटल हाई रखना चाह रहे हैं आफ्टर टाइटल, ये इसकी पोजीशनिंग है। जैसे रिव्यूज़ में आते हैं, आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, अगर आप इसकी पोजीशन जो है वो आफ्टर टाइटल रखना चाह रहे हैं और इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। टाइटल के फ़ौरन बाद ये इंफॉर्मेशन आ गई और उसके बाद आपका कंटेंट आ गया।
उसके बाद जो है वो लेबल प्लेसमेंट आप इसकी देख सकते हैं, लेफ्ट अलाइंड, टॉप अलाइंड। लेबल्स क्या हैं कि ये जो इसके लेबल आ रहे हैं ये टॉप अलाइंड हैं। आप इनको अगर लेफ्ट अलाइंड भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट, जो उसको आप इंस्ट्रक्शन असाइन करेंगे फील्ड्स के लिए, वो भी कहाँ पर डिस्प्ले हो, तो ये अब देखिए ये अब लेबल लेफ्ट पर आ गए और राइट पर उनकी वैल्यूज आ गई। अब उसके अलावा क्या है, पोजीशन जो है वो आप इसको साइड पर भी रख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा मेटा बॉक्स बनाया हुआ है या ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी वैल्यूज को आप राइट साइड पर पॉपुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप उस सूरत में इसको यहाँ पर साइड सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये साइड पर आ जाएगी आपके पास। जिस तरह से आप चाहें आप इसे लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें जो भी आप वैल्यूज एंटर करेंगे वो उस पोस्ट टाइप के लिए सेव होगी। जैसे हम अपना को पहला रिव्यू सेव कर लेते हैं, उसका टाइटल हम रखते हैं जी एक्सीलेंट, और नेम दे देते हैं साकिब साहब का नेम दे देते हैं जी, हमारे ग्रुप के स्टार हैं जो इस वक्त। 5 स्टार रेटिंग और जॉब टाइटल जो है जी वेब डिजाइनर। फेसबुक लिंक ये हमने वैल्यूज दे दी। यहाँ पर हम रिव्यू लिख देते हैं कोई। ओके, यहाँ पर हम फीचर्ड इमेज लगा देते हैं, कोई कोई इमेज देख लेते हैं। डाउनलोड्स में मेरे पास पड़ा होगा, क्या बात है, इसको ही ना लगा दें। इंडियन एक्टर है, बहुत पसंद है मुझे। ये लगाते हैं। साकिब साहब आपकी फोटो नहीं लगा रहे, हम इसको लगा रहे हैं, माफ कर दें। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं पब्लिश। तो ये अब आपकी एक पोस्ट टाइप जो है वो पब्लिश हो गई, इसमें सारा डेटा आ गया। अब हमने सीख क्या लिया है, कस्टम पोस्ट टाइप बनानी, और उसके बाद कस्टम फील्ड्स उसके लिए हमने रजिस्टर करनी सीख ली हैं। डाटा हमारा अब यहाँ पर सेव हो रहा है इसमें। अब सेकंड टास्क इसका होता है, जो आपने फ्रंट एंड पर अब इन वैल्यूज़ को जहाँ पर इस्तेमाल करना होता है या डिस्प्ले करवाना होता है। मैं ज़रा एक दफ़ा सेटिंग्स में परमालिंक्स में हूँ, मेरे ख्याल से परमालिंक्स का कोई इसको पोस्ट नेम रखना है मैंने। अच्छा अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। अब डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स है। चूँकि हम एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं और एलिमेंटर प्रो में डायनेमिक डाटा फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाने की आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। एक तो सबसे पहले एलिमेंटर की सेटिंग्स में आप आए, आपके पास जो इंस्टॉलेशंस है इसको डेवलपर मोड को डीएक्टिवेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर इनेबल है, लूप को इनेबल करना है हमने। ये लूप एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर आया है, इसको इसमें आप अपनी मर्जी से अपना कस्टम लूप जो है वो टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हैं और उसको फिर पोस्ट के विजिट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ नया लूप बनाने के लिए। टेम्पलेट्स में आप आए, थीम बिल्डर में। अब सबसे पहले हम इस रिव्यूज को दिखाने के लिए एक लूप बनाएंगे। यहाँ पर लूप आइटम ऐड न्यू, और उसके बाद इस लूप को इस्तेमाल करेंगे एलिमेंटर प्रो के पोस्ट के विजेट के अंदर। अब यहाँ पर जो आपने कार्ड डिज़ाइन करना होता है वो आपने एक आइटम के तौर पर डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि वो फिर रिपीट होता है आपके लूप के अंदर। इसीलिए एडिटिंग इंटरफेस में आपको ये एरिया भी इतना सा देता है ताकि आपको एक्चुअली नज़र आ रहा हो कि उसमें क्या क्या। अब एक रो वाला कंटेनर ऐड करते हैं, और रो वाले कंटेनर में इस कंटेनर को, यहाँ पर आप जो कंटेनर रखें उनको आप
फुल विड्थ ही रखें, क्योंकि वो फिर लूप में जब आएगी तो वहां पर आपके पास लूप में उन आइटम्स को ग्रिड में आपके पास ऑप्शन होती है कितने कॉलम आपने डिस्प्ले करवाने हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले मैं एक और कंटेनर लेकर आऊंगा जिसमें इसको भी हम इसको हम मेन वाले को रखेंगे कॉलम हॉरिजॉन्टल, और इस कंटेनर के अंदर जो है वो इसको हम रखेंगे रो। इसके अंदर सबसे पहले हम इमेज ले आते हैं, इमेज। और इमेज में अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर डायनामिक टैग्स में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पोस्ट का फीचर्ड इमेज, और उसके अलावा सेटिंग्स में आप आएँ और यहाँ से इसकी पहले प्रीव्यू सेटिंग करें, और प्रीव्यू में हम रिव्यूज़ की पोस्ट टाइप से डाटा लेकर आएंगे, और जो एक अभी हमने रिव्यू ऐड किया है उसको सर्च करके सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब अप्लाई एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास यहाँ पर ये देखें उस पोस्ट का डाटा आ रहा है। सबसे पहले तो इसको स्टाइल कर लेते हैं। इसमें जो साइज़ है वो हमें थंबनेल चाहिए, छोटा चाहिए, और इसकी जो विड्थ है पिक्सेल्स में वो मैक्सिमम जो है वो 90 कर देते हैं। इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो 50 लगा देते हैं ताकि ये राउंड बन जाए हमारे पास। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद लेकर आना है इसे। ओके, और यहाँ पर अगेन डायनामिक टैग सिलेक्ट करेंगे, और डायनामिक टैग में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगी ACF फील्ड की। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगेन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि जी यहाँ पर ACF की कौन सी फील्ड की वैल्यू सर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम कहें जी हम यहाँ पर ऑथर नेम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उस फील्ड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इसमें कंटेंट को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसकी जो आपने इसके ऊपर जो हेडिंग वगैरह लगानी है लगा लें आप, इसको हम डिव ही रखेंगे। स्टाइल में आप आ जाएं, इसका जिस तरह से भी आपने स्टाइल करना है स्टाइलिंग आपकी उसी तरह से आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके, एक और काम हम कर सकते हैं कि इसको मैं इसके अंदर मज़ीद एक कंटेनर हमें मज़ीद बनाने होंगे। वो किस वजह से कि इमेज को मैं सेपरेट रखना चाह रहा हूँ और उसके डाटा को सेपरेट रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में कल वाला जो डिज़ाइन था दिमाग में वो घूम रहा है। और इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें से इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, और ये जो फील्ड है इसे उठाकर हम इसके अंदर ले आते हैं। ओके, और इसको फुल विड्थ, इसको जो हम विड्थ है वो असाइन करेंगे 30%, और ये जो कंटेनर है इसको हम विड्थ फिर असाइन करेंगे 70%, और इस कंटेनर में जो वैल्यूज़ हैं वो हम वर्टिकल लेकर आएंगे कॉलम के तौर पर। उसके बाद अगेन एक टेक्स्ट हेडिंग का एलिमेंट इस्तेमाल करें, और इसमें हम सिंपली इसमें भी डिव यूज़ करेंगे, और इसमें डायनामिक वैल्यू लेकर आते हैं ACF फील्ड, और दोबारा से यहाँ से की सिलेक्ट करते हैं जॉब टाइटल। ओके, और इस कंटेनर के अंदर जो स्पेसिंग है वो मैं 5 कर देता हूँ, इनको क्लोज कर देता हूँ। और स्टाइलिंग में इसकी अगर आपने स्टाइलिंग एडजस्ट करनी हो तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.3। ओके, इसको अब हम थोड़ा सा छोटा साइज रखते हैं इसका। ओके, और कलर भी इसके ऊपर कोई लाइट सा लगा देते हैं। ओके, और अब ये जो मेन कंटेनर है इसकी स्टाइलिंग में आते हैं। बैकग्राउंड कलर से वाइट असाइन कर देते हैं, और इसको एक बॉर्डर लगा देते हैं सॉलिड 2 पिक्सल्स का। कलर हम उसका कोई लाइट सा रख देते हैं, और इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल्स का दे देते हैं। ओके, ताकि ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। ओके, उसके बाद हम मज़ीद इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और इसमें से इनको डिलीट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप जो है वो डेट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं करवाना चाहे तो। और उसके अलावा यहाँ पर हमें पोस्ट का सिंपल कंटेंट का विजेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट ले आएगा। इसकी स्टाइलिंग कर लें, फ़ॉन्ट साइज जो है वो 14। अब ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आप या तो कंटेंट रिड्यूस कर लें अपने रिव्यू का, या जो है वो आप यहाँ से एक्सेप्ट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने रिव्यू ऑब्वियसली सारा ही डिस्प्ले करवाना है। यहाँ से इसका कंटेंट वैसे कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसको पब्लिश करें एक दफ़ा और रीलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली कर लें, वर्टिकल लाइन सेंटर कर लें, उसके बाद जो है वो पोस्ट इन्फो ले आए यहाँ पर साथ। इसमें सिर्फ डेट ले आते हैं और इसमें इसको एडवांस में आए, इसकी विड्थ जो है वो फुल विड्थ कर देंगे और इसका फ्लेक्स जो है वो ग्रो कर देंगे। लेकिन इससे काम खराब हो जाएगा लेआउट हमारा। मैं चाह था इसके नीचे हम डेट भी डिस्प्ले करवा दें, चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अब उसके लिए या तो मज़ीद इसके अंदर मज़ीद कंटेनर बनाने होंगे, हमें इतना लंबा चौड़ा खपने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने सोशल मीडिया के लिए अब हमने बेसिकली सॉरी रेटिंग भी तो डिस्प्ले करवानी ही है हमने, तो फिर कर ही लेते हैं थोड़ा सा इसकी एक्सटेंशन। एक कंटेनर इसमें मज़ीद ऐड करते हैं, इन वैल्यूज़ को उठाकर उस पर रख देते हैं और इस कंटेनर को अब हम रो से कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और इस कंटेनर को अगेन हम रो में बना देते हैं। ओके, नेविगेटर ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमें खासी अब दिक्कत हो रही है। ओके, अब इसको हमने डुप्लीकेट करना है और इसके अंदर से इस कंटेनर को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके सॉरी, इसको नहीं, इसको डुप्लीकेट करना है हमने। अब इस कंटेनर के अंदर हमने रेटिंग लेकर आनी है, तो एलिमेंटर का आपको स्टार रेटिंग का विजेट मिल जाएगा। रेटिंग में अब ये देखें, रेटिंग स्केल जो है वो आपने जैसे 0 to 5 और 0 to 10 है, फिर अगर आपने 0 to 10 है तो आपको बैकएंड पर भी फील्ड में उसी तरह से न्यूमेरिक फील्ड चेंज करनी होगी। 0 to 5 ही है, लेकिन अब इसकी वैल्यू जो है वो हमने डायनामिक लेकर आनी है। उसके लिए डायनामिक टैग पे क्लिक करें, ACF नंबर फील्ड, और यहाँ से आप की चूज कर लें रेटिंग की, तो जो बैकएंड पर उसको वैल्यू असाइंड है वही यहाँ पर आ जाएगी। और आइकन जो है वो फॉन्ट ऑसम और यूनिकोड, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम ले आते हैं, यूनिकोड वर्ग ज़्यादा शार्प शार्प से आइकन लग रहे हैं तो इसको ले आते हैं। अब आपका यहाँ पर और इसकी स्टाइलिंग वगैरह जिस तरह भी आपने एडजस्ट करनी हो वो आप यहाँ से साइज वगैरह जैसे एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसको मज़ीद डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर अब हम यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया आइकन्स ले आते हैं। तो यहाँ से सोशल आइकन्स का भी आपके पास विजेट अवेलेबल होता है। अब हमने सिर्फ फेसबुक और ट्विटर का लिंक ऐड किया था, तो फेसबुक के लिंक में यहाँ पर आपने डायनेमिक टैग्स में अगेन ACF URL फील्ड, और यहाँ से आपने चूज़ कर लेनी है की, यानी कि फेसबुक लिंक। और ट्विटर के लिए जो यहाँ से जो उसकी फील्ड है अप्रोप्रिएट फेस फील्ड वैल्यू,
आपने वो यहाँ से ट्विटर लिंक, अब ये ऑटोमेटिकली लिंक होगा उसके साथ जो बैकएंड पर जो डाटा आ रहा है उसके साथ। ओके, और इस कंटेनर में ओके कि जरा मैं पैडिंग खत्म कर रहा था, स्पेस बहुत ज्यादा बन रही है इसकी। ओके ठीक है। अच्छा, अब इनका कलर वगैरह आपने जो एडजस्ट करना है, इसकी अलाइनमेंट जो आपने एडजस्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। इस कंटेनर में आने वाले एलिमेंट्स को मैं सेंटर अलाइन करूंगा। सो यार, सारा कंटेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इसको हम लेफ्ट ही कर देते हैं। उसके अलावा इसका राउंडेड सर्कल ले आते हैं, स्टाइल में आप आ जाएं और साइज इसका कम कर देते हैं थोड़ा। और फिर आपने बैकएंड पर जितने आइकन्स अगर ज़्यादा लगाने हैं तो आपको बैकएंड पर इतनी ही इसकी वैल्यूज़ फील्ड्स बनानी होगी। इसका ज़रा मैं नेगेटिव मार्जिन देता हूँ बॉटम से। ओके, तो ये अब आपके पास वो सारा एक कार्ड बन गया। अब देखिए इसमें आपके पास पावर आ गई है कि आप अपनी मर्जी से जो सेक्शन बन रहा है उसका आप, एक तो ये डायनामिक भी हो गया, दूसरा इसका लेआउट एलिमेंटर के जो रिव्यूज में आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं था वो आप बना सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी हमारे पास इशू ये होगा कि ये तो स्टैंडर्ड कार्ड है, इनको किसी कैरोसेल वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको हम अब अपडेट कर देते हैं। मे बी एलिमेंटर जो है वो काम कर रहा है लूप के साथ, बाकी कैरोसेल वगैरह और ये चीज़ें भी आ जाएं, तो इसको हम अपडेट करते हैं। अब हमारे पास ये कार्ड बन चुका है। अब हमने इसको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले कैसे करवाएंगे? जहां पर भी हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, जैसे पेजेस में आते हैं, और ये होम का पेज हम कल बना रहे थे परसों, तो इसमें अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। फर्ज करें कि यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाना है रिव्यूज के तौर पर। ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पर एक कंटेनर बनाएंगे और इसमें आप एलिमेंटर के प्रो का जो पोस्ट का विजेट है वो आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पोस्ट पोस्ट या आप लूप ग्रिड का विजेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड भी इन्होंने विजेट बना दिया है, एलिमेंट बना दिया है, जिसमें आप इसको सिलेक्ट करेंगे लूप ग्रिड को, और इसमें आप चूज करेंगे जो आपने टेम्पलेट बनाया है। टेम्पलेट नेम इसका देख लेते हैं, वो बेसिकली अपने आप से लिखा गया है, तो इसको हम कह लेते हैं रिव्यूज लूप। तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं, अपडेट हो गया है तो आ जाएगा, नहीं तो ये आ गया है रिव्यूज लूप। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर जो रिव्यूज लूप का वो टेम्पलेट तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर आपने सोर्स भी बताना है कि जी हम रिव्यूज की पोस्ट टाइप से हमें इसके अंदर डाटा सिर्फ ला कर दो। ओके, और लेआउट में फिर आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कितने बने। तो एक रो में आप कितने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, 2 करवाना चाह रहे हैं, 3 करवाना चाह रहे हैं? 3। तो 3 की सूरत में क्या होगा, अब देखिए वो स्पेस कम हुई है तो हमारा जो टाइटल के नीच वो जो साथ उसका डेजिग्नेशन है या जॉब टाइटल है वो सेपरेटली डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हमें या तो सेपरेट लाइंस में आप रखें या डिज़ाइन आप उस तरह से करें अपना। इसको अगर हम ओके, इसको क्या करते हैं कि रो की बजाय कॉलम में ले आते हैं, और आइटम्स जो हैं वो इसके स्टार्ट में रखते हैं, और इसमें स्पेस जो है वो 0 कर देते हैं या 5 कर देते हैं। और इस
रिव्यूज़ को आप यहाँ तो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ये जो स्टार्स हैं इसके, इससे पहले यहाँ पर ले आए। इस कंटेनर में भी हम इसको कॉलम बना देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, सॉरी ओके, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो लेआउट पर डिपेंड करेगा, आप जो लेआउट बना रहे हैं वो किस तरह का है, उसमें आपको किस तरह से चीज़ें चाहिए। तो ये तो आपको सिर्फ आपको फ्रंट एंड पर उसका डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो आपको पीएसटी में मिला हुआ है या जो आपको डिज़ाइन मिला हुआ है, आप उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे अपना लूप। ओके, तो ये अब आपके पास लूप ग्रिड आ गया और इसमें आइटम्स आप सिलेक्ट कर लें पर पेज कितनी हों और सो ऑन, जो भी आपने इसकी अब सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं क्वेरी में। और उसके अलावा पेजिनेशन में, पेजिनेशन आप इसकी इस तरह से बना सकते हैं। अगर वो कैरोसल तो ऑब्वियसली अभी इसमें नहीं बन रहा, लेकिन आप लोड ऑन क्लिक पे मजीद बना सकते हैं, इन्फानेट स्क्रॉल कर सकते हैं और सो ऑन। और आप नंबर्स और प्रीवियस नेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, और एक टेस्टिमोनियल कैरोसल का भी है हमारे पास, लेकिन इसमें ऑब्वियसली स्टैटिक डाटा है सारा, आपको जो है वो डायनामिक काम नहीं है इसमें कोई। और इसमें जो है वो इसका कैरोसल तो हमने कल भी देखा था। हम्म, ओके, ये भी आपके पास स्टैटिक ही है, इसमें भी डायनामिक डाटा हम उस तरह से पुल नहीं कर सकते। और इसमें स्किन वगैरह भी हम जो है वो वाली लूप से बनी हुई नहीं लगा सकते। एलिमेंटर का पोस्ट का विजेट भी देख लेते हैं। तो अब इन्होंने ये लूप ग्रिड ही बना दिया, तो लाजिम पोस्ट का विजेट तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्किन भी आपके पास यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आप एलिमेंटर का लूप बिल्डर इस्तेमाल नहीं करते तो एक थर्ड पार्टी एड ऑन आपके पास होता है एलिमेंटर कस्टम स्किन का। उसके लिए फिर आप एलिमेंटर के प्रो के पोस्ट के विजेट के लिए कस्टम स्किन्स बना सकते हैं। लेकिन चूंकि एलिमेंटर ने अब खुद से अपना जो लूप बिल्डर बना दिया है, अब इसमें ग्रिड उन्होंने डाल दिया है। ऑब्वियसली फ्यूचर में जब ये अपडेट्स बनाएंगे तो इसमें कैरोसल वगैरह भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका कैरोसल बनाना हो तो जैसे मैंने आपको कल एक प्लगइन का बताया था अनलिमिटेड एलिमेंट्स का, उसमें फिर आपको HTML CSS वगैरह थोड़ी सी आनी चाहिए अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अगर आप उसके ऊपर कोई बनाना चाह रहे हैं कैरोसल, तो फिर आपको उसमें उसको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अभी तक हमारा जो काम था वो परफेक्ट हो गया, बैकएंड से कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाना और फ्रंट एंड पर उन्हें फिर डिस्प्ले करवाना। अब ये तो दो सेपरेट प्लगइन्स हैं जिनमें CPT UI और कस्टम फीड्स, ये दो सेपरेट प्लगइन्स इस्तेमाल करके हमने ये टास्क अचीव किया। अब इसमें आप मज़ीद कस्टम पोस्ट टाइप्स जो है वो बनाकर टेस्ट करके और कस्टम फीड्स बनाकर उन्हें टेस्ट करें और देखें फ्रंट एंड पर आपने कहाँ पर। अब फ्रंट एंड पर आपको जो जैसे मैंने अभी बता दिया है कि फ्रंट एंड पर जहाँ पर भी आपने कोई डायनामिक डाटा पुल करना है, एलिमेंटर तकरीबन हर जो विजेट है उसके साथ आपको उसकी जो जहां पर भी कोई वैल्यू प्रिंट हो रही है उसके साथ डायनामिक एक बटन ज़रूर नज़र आता है आपको, जहां पर आप डायनामिक वैल्यू पुल कर सकते हैं डेटाबेस से, पीछे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। जैसे अगर कोई बटन आप इमेज लगा रहे हैं फर्ज करें लूप बिल्डर में या कहीं पर भी, तो आपको उस फील्ड के साथ यहाँ पर डायनामिक टैग्स में ऑप्शन मिलेगी। ACF इमेज फील्ड अगर आप लगा रहे हैं, वो चूंकि हमने कोई बनाई नहीं हुई तो इस वजह से आप डायनामिक लेआउट्स एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए फ्रंट एंड पर किसी भी किस्म के बना सकते हैं। जब आपने इस तरह की कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाकर डिस्प्ले करवानी हो तो आप कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाएं पहले CPT UI से, फिर कस्टम फील्ड से फील्ड्स बनाएं और उसके बाद आप उनकी वैल्यूज़ को फ्रंट एंड पर एलिमेंटर प्रो के लूप बिल्डर और इसके लूप आइटम्स के साथ वो पॉपुलेट करके वगैरह वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। या एलिमेंटर प्रो के पोस्ट के विजेट के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे। उसके लिए फिर जो लूप बिल्डर है
जो लूप की आइटम का हमने स्किन बनाया है वो यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप पोस्ट टाइप स्टिल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आप इसको इस्तेमाल कर लें कार्ड्स, और उसके अलावा आप जो है वो इसकी क्वेरी में आएँ और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें रिव्यूज़। तो इसमें फिर आपकी उस कस्टम पोस्ट टाइप से जो डाटा है वो आ जाएगा। अब उसमें लेआउट में आपको फिर यहाँ से देखना होगा कौन कौन सी जो मेटा डाटा है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये मेटा डाटा आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसका लेआउट वगैरह फिर वो पोस्ट का जो बना हुआ है उसी हिसाब से होगा आपके पास। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कस्टम पोस्ट टाइप्स और टेक्सोनोमीज और कस्टम मेटा बॉक्सेस, मल्टीपल प्लगइन्स को इस्तेमाल जहां पर आप कर रहे हैं उससे बचने के लिए सारे सॉल्यूशंस आपको पेड मिलते हैं, जिनमें टूल सेट है और क्रोको ब्लॉक का जेट इंजन है। क्रोको ब्लॉक के जेट इंजन का जो मुकम्मल क्रैश कोर्स है वो मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ से उसको आप एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको बाद में जब हम किसी प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाते हुए इसे इस्तेमाल करें तो आपको या मुझे दोबारा से वो समझाना ना पड़े। चैनल पर आएँ और यहाँ पर वीडियोस में आपको टॉप पर वही वीडियो मिलेगी। इसमें क्या होता है कि ये जो हमने मुख्तलिफ प्लगइन इस्तेमाल करके कस्टम पोस्ट टाइप और मेटा फीड्स बनाई हैं, उससे आपकी जान छूट जाती है। तो आपको ये एक ही प्लगइन के अंदर कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाने की भी ऑप्शन मिल जाती है, कस्टम मेटा फील्ड्स बनाने की ऑप्शन भी मिल जाती है, और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। लेकिन ये एक पेड प्लगइन है। यहाँ पर तो मैं आप लोगों को इंस्टॉल कर देता हूँ अभी नेटवर्क में, आपको अवेलेबल होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है तो चैनल से यहाँ से देखें और आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा, ये उसकी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से भी पहले आप स्टैंडर्ड जो मेथड है वर्डप्रेस के फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी प्रैक्टिस करें। और ख़ास तौर पर ACF तो आपको काफ़ी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए आपको मिलेगा। डायनामिक वेबसाइट्स जब आपने बनानी हो तो वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टम फील्ड जो हैं, जैसे आपने वो कॉमर्स को उसकी वो कॉमर्स की बनी हुई साइट है वो उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो कहता है कि जी एक कोई मुझे व्हाट्सएप का बटन चाहिए, प्रोडक्ट व्यू हो तो उसके ऊपर एक व्हाट्सएप का बटन जो है वो आ जाए, या कुछ फ़लाँ इंफॉर्मेशन साइजिंग की मेजर की मैं वहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि जी उसमें वो जो शर्ट्स अगर बेच रहा है तो उसके जो साइजेस हैं उसका एक मेजर चार्ट वहाँ पर वो फ्रंट एंड पर देना चाह रहा है। या कोई ई बुक्स की वो वेबसाइट बनाई हुई है ई कॉमर्स से सेल करने के लिए, वो चाहता है कि जी मैं एक सैम्पल फाइल डाउनलोड के लिए देना चाहता हूँ प्रोडक्ट के डिटेल पेज के ऊपर ही, कि वो परचेज करने से पहले सैम्पल रीड कर सके। तो क्या करना होगा आपको, उसी तरह से एक जो है वो मेटा फील्ड ग्रुप बनाना होगा। उसमें फिर आप एक फील्ड बनाएंगे फाइल की, जिसमें फिर उसको आप असाइन करेंगे वो कॉमर्स के साथ, यानी कि वो कॉमर्स की जो पोस्ट टाइप होगी प्रोडक्ट्स की बेसिकली उसके साथ वो असाइन करेंगे। वो आपके पास जब वो कॉमर्स इंस्टॉल्ड होगा तो वो आ जाती है। तो फिर जब प्रोडक्ट ऐड करने लगेंगे आप तो वहाँ पर जो उसकी फील्ड्स हैं उसके साथ ही आपने जो कस्टम फील्ड बनाई है इसी तरह से फाइल अपलोड करने वाली डिस्प्ले हो जाएगी। आप वहाँ पर फाइल अपलोड करवा देंगे। फ्रंट एंड पर आपने जो टेम्पलेट बना हुआ है एलिमेंटर प्रो से फ्रंट एंड पर सिंगल प्रोडक्ट का, उसमें फिर आप वहाँ पर एक कोई बटन का एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ से इसका बटन है, आप बटन लगाएंगे और बटन में यहाँ पर डायनामिक टैग से उसकी वैल्यू जो है वो डायनामिक रखेंगे। और जैसे यहाँ पर आपके पास वो कॉमर्स ऐड टू कार्ट आ रहा है लेकिन आपने ACF की फील्ड बनाई होगी, तो आपने जो उसको नेम वगैरह असाइन किया होगा आप यहाँ से वो लगा देंगे। तो वो उसके इसका लेबल आप चेंज कर देंगे जी क्लिक किया टू डाउनलोड सैम्पल फाइल, तो वो यूज़र के पास उस तरह से। और सो ऑन लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी पोस्ट टाइप के लिए। मेटा बॉक्स आप यहाँ से बनाएंगे और उनकी फील्ड्स जो हैं वो आप यहाँ से बनाएंगे, और फ्रंट एंड पर आप एलिमेंटर के साथ किसी भी विजेट में डायनामिक वैल्यूज़ के तौर पर आप उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अब जो है वो आप इसकी, अब वीकेंड आ गया है आपके पास टाइम काफ़ी है। एक तो जैसे साकिब ने खुद ही वो, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को फाइल देना भूल गया था, लेकिन
मेरे देने या देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिग्मा वेबसाइट आपके पास भी है, खोल लेंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे अपनी जिस किस्म की डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा। आप वैसे गूगल में सर्च कर लेंगे, पीएसटी फाइल्स आपको मिल जाती हैं फ्री पिक वगैरह से। अगर आपको फ़ोटोशॉप ज़्यादा अच्छा आता है, अगर आपको एडोबी एक्सटी ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप एडोबी एक्सटी की वेब डिज़ाइन की फाइल्स फ्री में जो मिलती हैं डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए एक और मज़ीद चीज़ का साथ इजाफा हो गया है, जो कि है कस्टम पोस्ट टाइप्स और कस्टम फीड्स। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कस्टम, जैसे मैंने तो ये सिर्फ आपको रिव्यूज़ की बनाकर दिखाई है, आप अपनी मर्ज़ी की बनाएं, प्रॉपर्टीज़ की बनाएं, आप जो है वो प्रोजेक्ट्स की बनाएं। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो है वो आप देखते हैं लिस्ट हो रहे होते हैं, वो आप डायनामिक कर सकते हैं बैकएंड से, और सो ऑन। और पॉसिबिलिटीज़ आपके पास अब लिमिटलेस है। ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको इसकी कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मिलती है। तो अब क्यूए की तरफ आ जाते हैं, और जिसके कोई सवाल हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, तो अब आप अपने पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। प्लगइन के बारे में अगर मजीद हमने कुछ देखना हो तो फिर वो कहाँ से देखें? किसके बारे में? जो आज के प्लगइन हैं ये ACF और CPI, इनके बारे में अगर हमने CPT, इनके बारे में अगर हमने मजीद देखना होगा, क्योंकि अभी है आज का लेक्चर काफ़ी मुश्किल है लेकिन समझ आ रहा है। सबसे तो पहले जो बेहतरीन लोकेशन होती है ना किसी भी प्लगइन के बारे में सीखने के लिए, वो मैंने लेक्चर के अपने कोर्स के स्टार्ट में ही बताया था कि उसी की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं होती। आप उनकी अपनी वेबसाइट पे जाएं, ACF एडवांस कस्टम फीड्स .com पे जाएं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में आप आ जाएं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पर तमाम आर्टिकल्स मिलेंगे, गेटिंग स्टार्टेड से लेकर हर फील्ड टाइप एक्सप्लेन की गई, फंक्शंस एक्शंस, ये फंक्शंस और एक्शंस तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कोड नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसकी मिल जाती है और ये अप टू डेट होती है। मैं यूट्यूब की वीडियोस मोस्टली इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो जो वीडियो बनी होती है 6-6 महीने 7 साल पहले की बनी होती है। जैसे अभी अगर आप ACF की कोई भी यूट्यूब से वीडियो भी उठाकर देख लेंगे ना, तो उसमें जो आज हमने इंटरफेस देखा है ACF का, वो आपको इंटरफेस ही नज़र नहीं आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार यहाँ पर मेरे पास तो इंटरफेस, क्योंकि वो लेक्चर जो है वो 6-6 महीने 7 साल 1.5-1.5 साल पुराने बने होते हैं। आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम मैं कह लेता हूँ जी ACF का ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे टॉप का ट्यूटोरियल उठाएंगे हम, जिसका बहुत बड़ा, जो जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों, ठीक है। ये लें। ये तो वैसे आप जो है वो ये किसी ने प्लेलिस्ट वगैरह भी बना कर रखी हुई हैं, ये भी देख लें। अब ये 3 साल पुराना ट्यूटोरियल, इसको देखने का आपको क्या फ़ायदा होगा? मैं ये 2 साल पुराना ट्यूटोरियल है, इसको भी देखने का क्या फ़ायदा होगा आपको? अगर ये इसका जो ट्यूटोरियल है कह ले के ये बिगिनर्स गाइड, अब इसमें जो आपको चीज़ बताई गई होगी, ये आप देखेंगे तो वो इसमें, अब ये देखिए ये तो इंटरफेस ही नहीं है। अब वहाँ पे आप ये देख लें, कस्टम फीड्स में आए और फीड ग्रुप में आए, तो ये देखिए आपके पास तो इंटरफेस ही चेंज हो गया हुआ है, तो आप इस ट्यूटोरियल को कैसे फॉलो करेंगे? और चीज़ें देखें यहाँ पर, ये सारी पहले एक ही फॉर्म के अंदर होती थी, तो अब वो जैसे मैंने आपको बताया वो सेपरेट हो गई हैं। तो यूट्यूब वगैरह पर जाने के बजाय आप उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमेशा उस प्लगइन की जो है वो देखा करें कि मज़ीद आपने उसके बारे में अगर पढ़ना है, ये देखें ये सारे उसके गाइड्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी तरह CPT UI की भी अपनी वेबसाइट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से आप स्टडी करें। जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड है और इसकी जो है वो यहाँ पर इनकी भी अभी आप डॉक्यूमेंटेशन देख लें, फिर भी स्टिल इन्होंने अपडेट कर दिया हुआ डॉक्यूमेंटेशन, इनकी भी तकरीबन आउटडेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा अब बिल्कुल नए इंटरफेस के साथ, तो अभी तो ये किसी ने भी मेरा नहीं ख्याल कि इस नए इंटरफेस के साथ अभी ट्यूटोरियल बनाया होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो आपको उनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है हमेशा आप उसी से हासिल करें। थर्ड पार्टी यूट्यूब वगैरह वीडियोस, हाँ ये देख लें कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मिलता है किसी का इस नए इंटरफेस के साथ, तो फिर आप उसको मज़ीद देख लें, ताकि आप मज़ीद और मज़ीद इसमें देखने वाली, ट्यूटोरियल देखने वाली और डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने वाली, इन दोनों प्लगइन्स में पीछे कोई चीज़ नहीं है। इस प्लगइन का मैक्सिमम जो काम था वो आज के लेक्चर में हमने देख लिया, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोस्ट टाइप ही ऐड करनी होती है, या
ये आप बेसिकली हम डेवलपर्स कोड से ऐड करते हैं, बस कस्टम पोस्ट टाइप ऑनलाइन जनरेटर्स होते हैं। ये सिर्फ वही काम एक इंटरफेस के ज़रिए कर रहा है, लेबल्स वगैरह असाइन करने हैं बस, और पोस्ट टाइप को। और कस्टम फील्ड्स में आप जब खुद से फील्ड ग्रुप बनाकर और मल्टीपल फील्ड टाइप्स बनाकर टेस्ट करेंगे, नहीं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसमें कोई भी इतनी पेचीदा चीज़ नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिक जाकर पहले वीडियो देखनी पड़े। ये दोनों टू द पॉइंट स्ट्रेट सिंपल प्लगइन्स हैं, बहुत कोई हैवी फंक्शनैलिटी नहीं है इसमें। जो सीखने वाला मैंने आपको बता दिया है क्रोको ब्लॉक का जेट इंजन, उसको आप ट्यूटोरियल देख लें तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड जब कोई साइट बनाएंगे तो हम फिर ACF और CPT UI की बजाय हम कोशिश करेंगे कि हम क्रोको ब्लॉक का जेट इंजन यूज़ करें, क्योंकि वो एक ही प्लगइन के अंदर फिर सारी सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है सर, तो वो इंशाल्लाह फिर वो देखें। जी, और किसी का कोई दूसरा सवाल? बड़ा जबरदस्त था, जब बाद में एंड रिजल्ट उसका आया तो फिर समझ आया कि सही जबरदस्त ये काम ऐसे करता है। हाँ, ये तो एक छोटी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। आप देखें कि आप प्रॉपर्टीज लिस्टिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें तो आप देखें फील्ड्स आपको कितनी बनानी पड़ेंगी, और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किस, असल में जो मेन कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपने डाटा स्टोर करना है डेटाबेस में और उसको फ्रंट एंड पर यूज़ करना है। अब फील्ड जो है वो आपने डिटरमिन सोच के करनी होती है कि इस फील्ड, इस डाटा को स्टोर करवाने के लिए क्या अप्रोप्रिएट फील्ड मुझे यूज बनानी पड़ेगी कि उसमें उस तरह का डाटा मैं स्टोर कर सकूं। जैसे आपने अगर सिटीज़ की एक लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन बनानी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप सिलेक्ट की फील्ड बनाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे जी टेक्स्ट फील्ड बना ली और उसमें जो है वो कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज ऐड करते जाओ, वो अजीब होगा ना। आप एक विजुअल इंटरफेस उस फील्ड के साथ उसी तरह का देंगे जिस तरह की वैल्यू आप वहां पर लेना चाह रहे हैं। तो ये फिर अगेन मैं वही बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके डिज़ाइन और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट फील्ड्स होंगी, डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आप स्टोर करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ, और असल कंसेप्ट उसका यही था कि फील्ड बनेगी कैसे और फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कैसे होगी। ये दो चीज़ें आपको मेरे सिखाने वाली थी। उसके बाद क्या डाटा स्टोर करना है, क्या फील्ड बनानी है, और फ्रंट एंड पर किस लेआउट में डिस्प्ले करवाना है, ये आपका काम है, क्योंकि वो हर लेआउट आपका डिफरेंट होगा, हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा। एक ही किस्म की चीज़ को हर जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। असल जो समझने वाली चीज़ है वो आप लोगों के लिए यही होनी चाहिए कि डाटा स्टोर कैसे हो रहा है और डाटा फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कैसे हो रहा है। स्टोर हम कस्टम फील्ड बनाकर उसके थ्रू स्टोर कर रहे हैं, और फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हम एलिमेंटर प्रो की किसी भी फील्ड में एक डायनेमिक फील्ड, जो फील्ड वैल्यू है उसको यूज कर रहे हैं और उसमें हम वहां पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे फाइवर वगैरह के ऊपर या अपवर्क के ऊपर, हम्म जिसमें सर्विसेज में होता है कि कस्टमाइजेशन करेंगे हम, या इश्यूज जो होते हैं, बग फिक्सेस होते हैं, तो उसके लिए कौन सा स्किल सेट जरूरी है, मतलब वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने को? ऐसे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्किल यही है जो आप सीख रहे हैं। आपने इसी को इम्प्रूव करना है, इसको इस हद तक सीखना है कि इसमें आने वाला मसला जो है ना वो आप रिजॉल्व कर सकें। अब ऑब्वियसली एक नया बंदा है, वो फाइवर के ऊपर आ रहा है, वो उसने ACF से, चलो कह लो कि उसने फील्ड बनाई हुई है और वो फ्रंट एंड पर डिस्प्ले नहीं हो रही। वो उसने आपकी बग फिक्सिंग वाली गिग पे आता है और आपसे बात करता है, कहता है यार मैंने फील्ड बनाई हुई है लेकिन फ्रंट एंड पर वो कहीं डिस्प्ले नहीं मेरे से हो रही। तो फिर अब अगर आपको ACF आता होगा तो आप ऑब्वियसली उसका लॉगिन इन्फॉर्मेशन लेंगे और जाके चेक कर लेंगे कि फ्रंट एंड पर उसने पीछे फील्ड का नेम क्या रखा हुआ है, फ्रंट एंड पर वो प्रॉपर जो है वो फेच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप उसको ट्रबल शूट करेंगे। और ये बग फिक्सिंग वाली गिग्स जो है ना वो नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड लोग ही बनाते हैं,
जिन्होंने काम किया होता है उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। अब एलिमेंटर का अगर विजेट पैनल लोड नहीं हो रहा, मैंने एलिमेंटर के ऊपर कह लो कि 400 साइट्स बनाई हुई हैं, तो मुझे हर किस्म की वेब होस्टिंग का भी एक्सपीरियंस है, मुझे हर किस्म के जो इन्वायरमेंट है सर्वर के ऊपर उसका भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे फ़ौरन पता होता है कि एलिमेंटर की जो अगर विजेट लोड नहीं हो रहे या उसका एलिमेंटर ही लोड नहीं हो रहा पेज के ऊपर, तो उसकी मेन रीजंस क्या हो सकती हैं। वेब सर्वर की ही नॉर्मली मेन रीजंस होती हैं, या तो मेमोरी का इशू है, रैम का इशू है, या जो है वो कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। तो ये चीज़ें, ये जो बग फिक्सिंग वगैरह वाली है ना, ये आपके एक्सपीरियंस के से, ये शुरू में ही आप बग फिक्सिंग नहीं कर सकते, इसके बड़ा वो आपको खपना पड़ेगा। आप पहले रेगुलर काम करें और रेगुलर काम करके एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप ट्रबल शूटिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा जी। ये मिसाल मैं आपको लोकल दे देता हूँ ना, कि आप मैकेनिक के पास जाते हैं ना मोटरसाइकिल ठीक करवाने, बाइक ठीक करवाने, तो वो एक किक लगाता है बाइक को और वो उसकी आवाज़ से आपको बता देता है सर इसका ये मसला है। कैसे पता लग जाता है उसको? क्योंकि उसने इतनी बाइक्स ठीक की हुई हैं कि उसकी आवाज़ सुन सुन के उसको पता होता है कि कौन सी किस्म की आवाज़ निकलेगी तो कौन सा पुर्जा इसका ढीला है, कौन सा पुर्जा ख़राब है। वो ऐसा नहीं था कि वो क्या कह लें, उसने सुनी पहले आवाज़ें ही सुननी शुरू कर दी हैं, डायरेक्ट उसने काम नहीं किया, तो वो आवाज़ें सुन सुन के उसको काम आ गया। ऐसा नहीं है, उसने मोटरसाइकिलें ठीक कर करके उसे पता लगा है कि किस किस्म की आवाज़ निकले तो मोटरसाइकिल का कौन सा पुर्जा ख़राब होता है। तो इसीलिए आपने, अगर आप इस तरह का मैकेनिक बनना है जो मसले सॉल्व करे, तो पहले आपको चीज़ें वो सीखनी पड़ेंगी कि वो चीज़ें बनती कैसे हैं पहले, फिर आप उसके अंदर आने वाले मसले मसाइल को रिजॉल्व कर सकेंगे। जी। और जी किसी का कोई सवाल है तो बताओ। कोई सवाल नहीं, किसी का छुट्टी करें फिर क्लास ख़त्म करें, प्रैक्टिस करें अब इसकी आप, जो आज हमने काम किया है। हाँ जी सर, एक ये जानना था, वर्डप्रेस जैसा एक अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हम्म। जी, उसी तरह शॉपिफाई भी है, और मैजेंटो ये क्या होता है वो नहीं पता। हम्म। मैजेंटो या ये कहीं तो सुना हुआ था। मजेंटो ही है। शॉपिफाई जो है वो प्योर ई कॉमर्स सोल्यूशन है, बना बनाया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना स्टोर बना सकते हैं। मैजेंटो भी ई कॉमर्स सोल्यूशन है, प्योर ई कॉमर्स सोल्यूशन है। वर्डप्रेस प्योर ई कॉमर्स सोल्यूशन नहीं है, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं एज ए ई कॉमर्स सोल्यूशन, यानी कि वो कॉमर्स प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन वो जो शॉपिफाई और मजेंटो जो हैं वो प्योरली बने ही ई कॉमर्स के लिए हैं। शॉपिफाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, $25-30 से वो स्टार्ट होता है। मजेंटो उसी का अल्टरनेटिव कह लें कि प्योर ई कॉमर्स सोल्यूशन है, जो कि आप वर्डप्रेस की तरह ही इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर के ऊपर और फिर आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और सर कुछ इसके कुछ एक्सटेंशंस भी होते हैं कुछ। इसके वर्डप्रेस किसकी किसकी एक्सटेंशंस? हाँ वही शॉपिफाई मैजेंटो वगैरह, मतलब अपन ऑब्वियसली ऑब्वियसली शॉपिफाई के भी सैकड़ों की तादाद में एक्सटेंशंस और थीम्स हैं, मजेंटो के भी अपने एक्सटेंशंस और थीम्स हैं।
तो सर अपने सिलेबस में वो कवर हो रहा है, मतलब इसकी जो वो कॉमर्स की जो ये होती है, वेबसाइट कैसे बनाना होता है? हाँ जी, वो हम कवर करेंगे, वो कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे एलिमेंटर प्रो के साथ। मतलब वही ना, जैसे बाय एंड सेल वाली जो वेबसाइट होती है ना, कौन सी? प्रोडक्ट्स बाय करना सेल करना। डिजिटल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस। हाँ, मार्केट प्लेस। हाँ, तो वो उसके लिए डिफरेंट प्लगइन यूज़ होते हैं, इजी डिजिटल डाउनलोड्स प्लगइन इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा मुख्तलिफ सॉल्यूशंस है बने बनाए जो आपको अपने वर्डप्रेस को एज ए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग मार्केट प्लेस पे कन्वर्ट करने की ऑप्शन देते हैं। उनमें थीम फॉरेस्ट के ऊपर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, थीम्स बने हुए हैं। यहाँ जो है वो इजी डिजिटल डाउनलोड प्लगइन है, उसके थ्रू करते हैं, उस सेपरेट कहानी है एक। अच्छा। सर एक बात करनी थी कि हमारा कोर्स एक्सटेंड नहीं हो सकता, हम मजीद हम चीज़ सही करें ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। मैं भी ये कह रहा कि और एक्सटेंड क्या करवाना है इसमें, क्या सीखना है आपने? मतलब कि जितना सर और जैसे ही कुछ चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, कि मतलब 1-2 घंटे के लेक्चर में जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो तो कंप्लीट ही नहीं होती। हम्म। वो कंप्लीट फिर बाकी आपने करनी होती है। हाँ, लेकिन सर अभी हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है ना कि जैसे जैसे वो सारी चीज़ें प्रॉपर एक फंक्शन में आ जाएं, तो इसलिए मैं कह नहीं, रहा देखो पता क्या है, मैं 1-2 घंटे के लेक्चर में वो हर चीज़ बता देता होता हूँ जो इस्तेमाल होनी है। अब उसको इस्तेमाल आपने अपने दिमाग के साथ खुद करना होता है। अब इसमें मैंने आपको फील्ड बनाना और जैसे पोस्ट पोस्ट टाइप रजिस्टर करना मैंने सिखा दिया आपको। अब कौन सी पोस्ट टाइप रजिस्टर करनी है, मैं आपको टास्क दे देता हूँ कि यार आप एक प्रोजेक्ट्स की पोस्ट टाइप बनाओ, उसमें जो है वो प्रोजेक्ट का टाइटल हो, उसका डेमो लिंक हो, उसके गैलरी, उसका जो है वो गैलरी तो आपको फ्री वर्जन में नहीं लगाने देगा एसीएफ। आप जो है वो उसका प्रोजेक्ट का इमेज हो और उसकी डिटेल हो, ठीक है। तो वो आपने फिर आपने खुद से बनानी है ना कि यार प्रोजेक्ट पोस्ट टाइप में बनाऊंगा, फिर उसके अंदर एसीएफ का एक ग्रुप बनाऊंगा, फीड का ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर फिर मैं यूआरएल ऐड करने के ऑप्शन फील्ड इस्तेमाल करूंगा, और जो सो ऑन जो जिस तरह की फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड हैं वो बनाऊंगा। लेकिन अब ऑब्वियसली अब हम 8 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की क्लास तो नहीं करवा सकते ना, मेरे लिए पॉसिबल है ना, आप में से भी दो बैठे हो गए, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। तो वो बाकी काम आपने करना होता है। तो ग्रुप और पीछे सपोर्ट फिर इसी चीज़ के लिए होती है ना, जहाँ पर आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही होती वो आपने फिर पूछ लेनी होती है कि यहाँ पर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो मेरे से ये नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ कि इसको इस तरह से कर लो। तो सर बस ये ख्वाहिश थी कि कुछ प्रोजेक्ट जो है ना, मसलन जो ज़्यादा डिमांड में वेबसाइट्स होती हैं वो हम कंप्लीट बना सकें। एक दो तो बनेंगी तो फिर हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, कि ये बाकी फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो वो फिर हम आपसे पूछ लिया करेंगे। हाँ सर, वो कोर्स के अंदर तो मतलब मेरी कोशिश है कि हम एक दो कम से कम वेबसाइट बनाएं, जैसे एक डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे पूरी और एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करेगा जब हम बनानी स्टार्ट करेंगे और उसकी क्लास की हाजिरी के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिखाता जा रहा हूँ और वो पीछे जो है वो दो बंदे रह गए हैं दूसरे घंटे के बाद, तो फिर तो मैं मेरे सिखाने का कोई फ़ायदा ना हुआ ना, फिर वो लाइव क्लास का मकसद ही ना हुआ। तो अगर वो पूरी वेबसाइट बनानी सीखनी है तो मैंने चैनल के ऊपर देखो जाकर कितने वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं पूरी पूरी वेबसाइट बनाने के। तो वो कोर्स में आने का मकसद कुछ और है। अगर आपने वो पूरे देखने हैं, ई कॉमर्स की जैसे एडवांस वेबसाइट बनानी सीखनी है, तो वो मैंने 8 घंटे का पूरा जो कोर्स है वेबसाइट पर रखा हुआ है, वो आप एक दफ़ा देख लें, आपके पास टाइम है तो पूरा आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर को क्लास में बैठकर सीखने वाली चीज़ें वो होती हैं कि हम रन टाइम के ऊपर जो चीज़ें सीख रहे हैं उन्हीं के आप फ़ौरन क्वेश्चन कर लें और आपको सपोर्ट मिल जाए। पूरी पूरी वेबसाइट बनाने के मैंने ऑलरेडी वो 6-6 घंटे के, 4-4 घंटे के, 5-5 घंटे के वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं। वो आप देखें तो आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बजाय इसके कि हम क्लास में बैठे 6 घंटे में एक वेबसाइट ही बनाते जा रहे हैं। ये हाँ, तो उसी से मतलब अभी जो आपने बोले कि ये तो सही बात है कि 8 घंटे 6 घंटे वाली क्लास नहीं बना सकते हैं वेबसाइट। तो वो जब हम बनाएंगे अभी ये लेक्चर वगैरह होने के बाद,
वो वीडियोस पे डिपेंड करके हम क्लास ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमको पूछने के लिए उसका ये रहेगा ना। हाँ, तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे ना, जब कंप्लीट वेबसाइट वाले लेक्चर्स की तरफ आएंगे ना, तो आपको वो हाँ सिखा कर, यानी कि उस 1-2 घंटे के लेक्चर में जो चीज़ें हमने करने वाली होंगी वो सारी करने के बाद आपको जो टास्क असाइन कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप उस वेबसाइट को बनाएं, और उसके बाद फिर हम एक स्पेसिफिक सेशन ही सिर्फ वेबसाइट जो आप लोगों ने बनाई हुई है उसके QA के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए और आपके मसले मसाइल के लिए रखेंगे। फिर क्लास नहीं रखेंगे ना, उसको हम लैब कह लेंगे, जिसमें आप फिर जो वेबसाइट वो बना रहे होंगे वो सारे क्या लें के साथ साथ मैं लाइव बैठा रहूँगा, आप लोग बनाते रहें और साथ करते रहें काम, और जहाँ पर किसी को कोई मसला आ रहा हो वो स्क्रीन शेयर करके पूछ ले कि सर यहाँ पर ये कैसे होगा, तो वो फिर मैं वहाँ पर आपको गाइड कर दूंगा। हो गया। बस अगर डिले या फिर वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी रहेगी तो अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी जो लेक्चर्स ले रहे हैं वो हमको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है, वो होने के बाद फिर आपने जो ऑलरेडी बना चुके हैं यूट्यूब पे क्लासेस, वो उसका नंबर बाद में आएगा, तो कि ये थोड़ा सा डिले रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए टाइम मिलना चाहिए प्रैक्टिस करके, फिर हमको प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस के लिए। अभी तो आगे आने वाली 2 क्लासेस में तो अब हमने डिफरेंट प्लगइन स्टडी करने हैं, जिसमें फॉर्म बिल्डर्स और बाकी और सारी चीज़ें जो कोर्स में हमने मेंशन की हुई है, गैलरी के प्लगइन्स हैं, स्लाइडर्स के प्लगइन्स हैं, फॉर्म्स के प्लगइन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। उसके बाद लास्ट फेज, हमारा फाइनल फेज आएगा कंप्लीट वेबसाइट बनाने का। उसमें फिर आपको तकरीबन 1 वीक का टाइम मिल जाएगा ऑलरेडी। उसमें हम एक ही क्लास रखेंगे जिसमें हम एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे, और उसमें ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, हेडर कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है, तो वो उस लेक्चर में हम वो हेडर फुटर दोबारा नहीं बना रहे होंगे, वो हम कोई बना बनाया यूज़ कर रहे होंगे। सिर्फ फोकस कर रहे होंगे कि जितनी लर्निंग की है उसको, लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट वेबसाइट में क्विकली कैसे ट्रांजिशन करना है। फिर अगर आप उसमें भी कहेंगे कि जी ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ से आया वो सारा मैं पीछे पढ़ा चुका हूँगा। जैसे मैंने, अगर वेबसाइट हम बना रहे हैं, जैसे डायनामिक वेबसाइट बनानी है, डायनामिक वेबसाइट में हम देख लेंगे, मैंने सोचा हुआ है कि जैसे OLX है इसी तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब उसमें जो मेटा बॉक्सेस में बना रहा हूँगा, या जो मैं कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर कर रहा हूँगा, तो फिर बार बार मैं वो मेटा बॉक्सेस और वो चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। तो वो हमारा काम क्विकली हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर हम सिर्फ साइट बना रहे होंगे, कुछ वहाँ पर जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होगी सिर्फ वो ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसमें मैक्सिमम चीज़ें करने के बाद आप लोगों को टास्क असाइन कर दूंगा कि यार अब बाकी की ये मॉड्यूल उनका आपको बता दूंगा कि ये कैसे होगा, वो आपने खुद से ही फिर वो सारे मॉड्यूल्स अपने अपने पास रेप्लिकेट करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे, और उस एक ट्यूटोरियल के बाद आपको तकरीबन 1 वीक का टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपके पास भी टाइम हो उसको कंप्लीट करने के लिए। और उस 1 वीक के बाद हम रखेंगे एक क्लास या लैब जिसे हम कह रहे हैं, कि उसमें फिर आप अपने वो मसले मसाइल जो आपको उसमें आए होंगे या जो चीज़ नहीं हो रही होगी वो आप इकट्ठे करके रखेंगे, और फिर उस लैब के अंदर आप वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। जी। ठीक है, 2 वेबसाइट्स सोची हुई हैं, एक वो OLX टाइप बना लेंगे, ये उसमें फिर आपकी ये जो जितनी डायनामिक चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी, कस्टम पोस्ट टाइप और क्या लें कि उसमें मेटा बॉक्सेस और वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो एक रखेंगे E-कॉमर्स का, क्योंकि ई डायनामिक से आपकी हर चीज़ क्लियर होने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो E-कॉमर्स के भी काफ़ी मिलेंगे ना, E-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो फिर उसमें हम एलिमेंटर के थीम बिल्डर वगैरह को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर जो E-कॉमर्स है एक वेबसाइट किसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि उस डिज़ाइन के हिसाब से कैसे बनानी है। कोई फिग्मा से देख लेंगे या किसी जगह से देख लेंगे कि डिज़ाइन जो है वो हम उसको फॉलो करके एक जो वेबसाइट है E-कॉमर्स की वो भी बना लें। अच्छा सर, अभी नेक्स्ट क्लास हमारी ये क्रोकोडाइल के हवाले प्लगइन के हवाले से होगी। क्रोकोडोल वाला मैंने वो सारा ऑलरेडी क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, उसको चुप करके सिर्फ यूट्यूब से देखें, उसको यहाँ पर अगेन उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। वहाँ से आपने देखा होगा ना, तो फिर क्रोको ब्लॉग को मैं आपको इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट जो है वो हम बना लेंगे। अच्छा, वेबसाइट बनाएंगे, ठीक हो गया। हम्म। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये कस्टम ACF को ज़्यादा यूज़ करें ना, कि मतलब वो
ACF के और ये जो CPT UI है ये फ्री टूल्स हैं, ये आपको प्रोजेक्ट इसके जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। जो क्रोको ब्लॉक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कम होते हैं, वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। क्लाइंट को अगर इन चीज़ों का नहीं पता तो आप तो फिर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्रोको ब्लॉक का ऑब्वियसली वो फ्री प्लगइन नहीं है, पेड प्लगइन है। वो तकरीबन $30 का मेरे ख्याल से एक वेबसाइट के लिए है। जेट इंजन, ये अब ये एक अलहदा कहानी है। ये जैसे कह लें कि पूरा एलिमेंटर आपने सीखा है, इसी तरह से इसको भी पूरा आपको सीखना पड़ेगा। ये भी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसमें एक ही प्लगइन के अंदर सब कुछ है, यानी कि टेम्पलेटिंग भी है, कस्टम फील्ड्स भी हैं, कस्टम कंटेंट टाइप्स भी हैं, पोस्टिंग भी है, इसमें टेबल्स भी हैं, चार्ट्स भी हैं, इवन प्रोफाइल बिल्डर भी है, फ्रंट एंड पोस्ट सबमिशन भी है, रेस्ट API भी है और सो ऑन। इसमें बहुत कुछ है। इसको तो सीखने के लिए आपको फिर अलहदा से कोई 2 हफ्ते चाहिए कि आप जेट इंजन को अच्छी तरह सीख सकें। क्रैश कोर्स सिर्फ इसलिए आपको करने का कहा है कि आपको इसका भी पता हो कि मैं एक ही प्लगइन के साथ एक पूरा सोल्यूशन भी कैसे बना सकता हूँ एडवांस लेवल पर। ये ACF और CPT UI तो ठीक है, छोटा मोटा, जैसे ये रिव्यूज का मॉड्यूल सिर्फ बनाना था तो हम आपने इसे इस्तेमाल कर लिया, या जो है वो आपने कोई प्रोजेक्ट्स की टैब बनानी है या इस तरह की कोई छोटी मोटी पोस्ट टाइप बनानी है तो आप ये तो वहाँ पर तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट बनाना हो, जैसे आप OLX का ही कह लें कि क्लोन बना रहे हैं, या कोई कार रेंटल वेबसाइट के लिए पूरा वेबसाइट बना रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप ये जो CPT UI और ACF इनको छोड़ेंगे। फिर आप सोचेंगे कि आप कोई ऐसा सोल्यूशन यूज़ करें जो एक ही प्लगइन हो, लाइट वेट भी हो, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये ACF और ये CPT ये छोटे छोटे लेवल पर ठीक रहती हैं, लेकिन जब आप कंप्लीट सोल्यूशन बनाने लगते हैं तो आपको ये तंग करती हैं परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमेशा आपने फिर इसके बरक्स एक इससे भी महंगा प्लगइन आप लोगों को बता देता हूँ, वो है टूल सेट। ठीक है, अब उसका भी मुकाबला नहीं है उसकी परफॉर्मेंस और उसके जो सॉल्यूशंस हैं। अब इसका आप देखें, ये स्टार्ट ही $69 से हो रहा है, इसको आप देखें ये $43 से हो रहा है। और ये जेट इंजन तकरीबन वही सारे काम करता है जो टूल बॉक्स कर लेता है। लेकिन टूल बॉक्स में डिफरेंस क्या है कि ये देखेंगे आपको इनका इनके जो वर्डप्रेस का है, गुटनबर्ग एडिटर है, उसी के साथ सारा इनका जो बिल्डर बना हुआ है, और इसके जो यहाँ पर इसकी अगर लर्निंग वगैरह देखें तो इसमें वही चीज़ें हैं। पोस्ट टाइप टेम्पलेट्स का आर्काइव आप बना सकते हैं, कस्टम ग्रिड्स बना सकते हैं, फ्रंट एंड पर फॉर्म्स बना सकते हैं कंटेंट सबमिशन के लिए, कस्टम सर्चेज हैं और सो ऑन। ये इस तरह के टूल्स अब ये तो या तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने आपको कहा हो कि यार टूल सेट मेरे पास है, आप इसी के ऊपर बना दो, तो फिर आपको टूल सेट सीखना पड़ेगा। ये अगर आपको क्लाइंट की अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने बस सिर्फ आपको बताया हुआ है कि मुझे प्रॉपर्टी लिस्टिंग की एक वेबसाइट चाहिए इस डिज़ाइन के साथ, तो फिर आपके पास चॉइस है। आप या तो जेट इंजन के साथ जाएं, या आप जो है वो CPT UI प्लस ACF की कॉम्बो के साथ जाएं। ACF में भी अब आपको काफ़ी सारी फील्ड्स जैसे हमने देखी हैं वो अवेलेबल ही नहीं है फ्री में, आपको ACF का प्रो वर्जन लेना होता है। जैसे आपने अगर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लिस्टिंग की वेबसाइट है तो उसके ऊपर वो जो तस्वीरें होंगी उनकी एक गैलरी भी तो आपको चाहिए होगी ना, बैकएंड से वो गैलरी ऐड करें और फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाएं घरों की। वो जो गैलरी होती है उसकी, एक घर की या उस प्रॉपर्टी की डिफरेंट इमेजेस, या क्लासिफाइड भी अगर आप OLX की तरह की बना रहे हैं तो उसमें आप देखिए वो एक ही वो गैलरी आपको नज़र आती है जिसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स जो अवेलेबल होती हैं उस प्रोडक्ट की। तो ACF का फ्री वर्जन तो आप वो भी नहीं कर सकते, लेकिन जेट इंजन में आपको वो ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप गैलरी बना सकते हैं और एलिमेंटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप फिर जेट ACF का प्रो वर्जन लेंगे जो कि मेरे ख्याल से $49 का है। तो अगर आपने उतने ही पैसे खर्चने हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप जेट इंजन पर चले जाएं, जिससे आपको फिर बाकी की भी सारी ऑप्शंस मिल जाएं, कस्टम पोस्ट टाइप्स वगैरह मिल जाएं। इसकी अगर हम परचेज पे क्लिक करें और इसकी प्राइसिंग देखेंगे, तकरीबन $40 से एक वेबसाइट के लिए आपको ACF प्रो मिल रहा है। तो उसके बरक्स आपको $43 में जो प्लगइन मिल रहा है इसके अंदर, उससे कहीं ज़्यादा पावर है स्ट्रक्चर बनाने की, लिस्टिंग्स बनाने की, कस्टम पोस्ट टाइप्स, कस्टम कंटेंट टाइप और सो ऑन।
तो ये फिर आपका डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर और फिर आपके क्लाइंट। बाज़ औक़ात क्लाइंट भी कह देते हैं कि नहीं जी मुझे ACF Pro मैंने परचेज़ किया हुआ है, आप उसके ऊपर ही बनाएं, तो फिर आप ACF Pro के साथ इस्तेमाल करेंगे, ACF Pro के साथ। अब ऑब्वियसली ACF जो है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है, बाकी और प्लगइन्स भी हैं मेटाबॉक्सेस बनाने के लिए, metabox.io है, पॉड्स है और भी प्लगइन्स हैं, लेकिन ACF की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है। जब आपने डायनामिक डाटा जो है वो फील्ड्स में, कस्टम फील्ड्स में वर्डप्रेस की पोस्ट के साथ डेटाबेस में स्टोर करना हो, तो आप ACF को जब यूज़ करते हैं तो ACF की जो परफॉर्मेंस है वो जेट इंजन, टूल सेट और बाकी जो प्लगइन्स हैं मेटाबॉक्सेस बनाने के, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो बेहतर अंदाज में डाटा को हैंडल करते हैं और फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाते हैं। और इवन आप जेट इंजन के साथ भी ACF को यूज़ कर सकते हैं कि आप पोस्ट टाइप और बाकी चीज़ें बनाने के लिए जेट इंजन को यूज़ करें और उसके साथ कस्टम फील्ड्स के लिए सिर्फ आप ACF को साथ अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ये कंपैटिबल है, ACF जेट इंजन के साथ भी कंपैटिबल है। जी सर। सर असल में और एक ये था थोड़ा सा बजट के इशू से ही, कि अगर हम एलिमेंटर सीख रहे हैं उसमें एक्सपर्टीज थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, उसको तो 25 वेबसाइट वाला आपने बोले थे कि बाय करना है, या फिर ये इसके अंदर जो बताया हुआ है कि 1 वेबसाइट या 10 वेबसाइट वाला जो पैक होता है, तो उसका मतलब बेसिक होता क्या है समझ में नहीं आया। जैसे 10 वेबसाइट्स या 1 वेबसाइट का भी है, तो एक वेबसाइट ही बना के फिर नेक्स्ट अगले क्लाइंट का हम कैसे हैंडल कर सकेंगे उसको फिर, अगर कोई उसके और लिए क्लाइंट आप अलग लाइसेंस लेंगे। मतलब शुरू से फिर वो एक की जगह 10 का लिए तो भाइयों सेल्स आने वाली हैं, ये ब्लैक फ्राइडे लगने वाला है और हर जगह पर बड़ी अच्छी डिस्काउंट्स आपको मिल जाने हैं। और यही टाइम होता है जब आप अपने जो मिस्त्री हो ना, आप अपने औजार इकट्ठे करने का। मैं भी उन्हीं डेज में परचेज करता होता हूँ एलिमेंटर प्रो और वो सारी जो अपनी सब्सक्रिप्शंस हैं। क्रोको ब्लॉक वालों ने तो मुझे वैसे मुफ्त में दिया हुआ है यूट्यूब पे के चैनल की वजह से। तो वो उसके अलावा एलिमेंटर ने भी मुझे स्पॉन्सर ही किया हुआ है, उन्होंने भी लाइसेंस स्पॉन्सर किया हुआ है। या तो फिर अच्छे यूट्यूबर बन जाओ, फ्री में चाहिए सारे प्लगइन्स, वो नहीं कर सकते तो फिर आपको ऑब्वियसली जब आप क्लाइंट्स का काम कर रहे हो ना, तो आप क्लाइंट से लो पैसे। आप उस अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करना है तो आप क्लाइंट को बताओ ना क्या एलिमेंटर प्रो परचेज करना है, ये परचेज करके दें, या आप उससे पैसे ही उतने एक्स्ट्रा लें। ये मैं शुरू के लेक्चर्स में मेरे ख्याल से बातें हुई हैं कि आप उससे पैसे ही एक्स्ट्रा उतने लें कि आपके वो लाइसेंस की फ़ीस में कवर हो जाए और आप उसको उसके लिए परचेज़ कर लें। और इसका भी ये जेट इंजन सिंपल लेने के बजाय आप गो ऑल इंक्लूसिव जाए ना, ये $199 पर ईयर में आपको सारे प्लगइन मिल जाते हैं इसके, जिसमें आपको बाकी के भी प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो यही जब ब्लैक फ्राइडे वगैरह वाली सेल लगने वाली है, तो ये फॉर वन प्रोजेक्ट 199 का है और फॉर अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो, इसको देख लेते हैं कितने का है, 399 का है। और ये सेल लगने वाली है, ये तकरीबन 199, ये भी प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन पड़ी है मुझे अभी भी याद है, वो $89 की थी, तब तब से इन्होंने मुझे दी हुई है। और ये अब एक वेबसाइट के लिए अनलिमिटेड। अब क्रोको ब्लॉक का फ़ायदा आपको क्या है कि एलिमेंटर प्रो का ना थोड़ा सा मसला ये है कि वो लाइसेंस जो मैंने अब देखा है कि एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस एक्टिवेट होता है तभी विजिट भी वो तब इनेबल होते हैं। इसमें आप एक वेबसाइट वाला भी अगर ऑल इंक्लूसिव बाय कर लेते हैं ना, तो क्लाइंट वेबसाइट पे आप अपने अपने अकाउंट से सिंपली प्लगइन डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर दें। इसमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं मांगता। लाइसेंस सिर्फ आपने तब एक्टिवेट करना होता है जब वो कह लें कि आपको ऑटो अपडेट्स चाहिए उस साइट के ऊपर। अब ऑब्वियसली वो ऑटो अपडेट नहीं करने देगा, फिर क्लाइंट को प्लगइन अपडेट नहीं करने देगा। अदरवाइज आप एक से ज़्यादा क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर ये एक ही आप बाय करके एक प्लगइन सिर्फ अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड करके वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया, हमने इसको बल्कि सॉरी यहाँ पर तो मैंने किया नहीं। आप अपने बस अकाउंट से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और लाइसेंस वगैरह एक्टिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके ऊपर। प्लगइन ये पूरा उसी तरह से काम करता है इसका। तो वो ये आप काम कर सकते हैं। फिर अगर क्लाइंट को चाहिए हो ऑटो अपडेट्स, तो आप उसे कह दें कि भाई आप अपनी एक साइट के लिए लाइसेंस बाय कर लें, जो प्लगइन आपने इस्तेमाल किया है उसमें, तो वो उसको एक्टिवेट कर लें और आपको ऑटो अपडेट्स मिल जाएंगे। सर एक बात पूछनी थी वेबसाइट्स के हवाले से ही कि
किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पे हम काम करते हैं तो वो अपना लिंक वगैरह शेयर करते हैं, यानी कि उन्होंने डोमेन वगैरह हर चीज़ वो खरीदी होती है और आपको एक्सेस देते हैं इस पे काम करें, या फिर वो सारा कुछ खुद ही करना होता है? देखो, जो प्रोफेशनल मेथड है ना, क्लाइंट के साइड पे डायरेक्ट काम कभी नहीं करना, वो सिर्फ बग फिक्सिंग वाला करना है। ठीक है, कि वो आपको यूआरएल देगा कि उसमें ये इशू आ रहा है, सॉल्व कर दे। जब आपने प्रोजेक्ट पूरा साइट बनानी है ना, तो वो क्लाइंट की साइड पे आपने काम नहीं करना, वो आप फंस जाएंगे कि वो आपके पास कंट्रोल ही कोई नहीं रहेगा। आप अपना एक स्टेजिंग सर्वर सेट करें, जैसे हम सब ने किया था, अपनी एक डोमेन रजिस्टर करा लें, उसके ऊपर एक नॉर्मल सी शेयर्ड होस्टिंग ले लें, उसके ऊपर जो है वो सब फोल्डर्स में या सब डोमेन्स के ऊपर हर क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट रेडी वहाँ पर किया करें, और उसके साथ यूआरएल शेयर करें कि यहाँ पर आपकी साइट बन रही है, चेक कर लें, यहाँ पर बन रही है, चेक कर लें। ठीक है, तो वो जब आपको कह दे कि यार ठीक है, आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए और वो एग्री कर ले कि यार ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप उससे पूरी पेमेंट लेकर ऑर्डर कंप्लीट करवा कर और फिर उसको जो है वो उसकी उसकी वेबसाइट के ऊपर रिस्टोर करेंगे वो। या अगर आप फाइवर वगैरह पर कर रहे हैं तो उसमें तो सिक्योरिटी आपके पास होती है कि कम्युनिकेशन आप वो चैट में हो रही है आपके पास, तो आप जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर सकते हैं, उसकी साइट के ऊपर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी सूरत में वो अपवर्क और वो इन चीज़ों के ऊपर आपके पास सिक्योरिटी होती है, वो क्लाइंट भाग नहीं सकता। लेकिन डायरेक्ट पकड़ा हुआ है तो फिर तो कभी भी क्लाइंट की साइट पर डायरेक्ट काम नहीं करना आपने। अपना स्टेजिंग सर्वर बनाया हो, वहीं पर आप चीज़ें, इवन फाइवर वगैरह के ऊपर भी आप इस तरह करें कि अपना जो स्टेजिंग सर्वर है, वेबसाइट सारी उसी के ऊपर कंप्लीट करें। वो क्लाइंट कहे कि ठीक है, फाइनलाइजर कंप्लीट होगी, उसके बाद आप उससे उसके क्रेडेंशियल्स लेकर उसके ऊपर इंपोर्ट कर दें, और उसके बाद उसे कह दें कि जी अब आप ऑर्डर, आपका मार्क कंप्लीट हो गया, अब उसकी वो जो पेमेंट वगैरह जो भी सिस्टम है वो बन जाएगा। क्योंकि सर लेकिन ये अभी फिर भी मज़ीद मैं आपका फ्रीलांसिंग वाला फाइवर वाला किसी से जो सेशन करवाऊंगा, वो आपको बेहतर बता देगा फाइवर के रूल्स के हिसाब से। मैं हो सकता है, क्योंकि मैं तो कभी फाइवर के ऊपर काम ही नहीं किया, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, तो मेरा तो और प्रोसेस होता है। तो फाइवर के रूल्स जो वेबसाइट बना, लड़का फाइवर के ऊपर काम करता है वेबसाइट्स का ही, वर्डप्रेस का, उससे आपको एक सेशन करवा दूंगा फ्रीलांसिंग का फाइवर के ऊपर, तो वो आपको फिर मज़ीद गाइड कर देगा कि वो किस तरह से फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स की वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, एक्सेस वगैरह की मज़ीद डिटेल वो बता देगा आपको। सर, क्योंकि अभी ना ही वेबसाइट बनाई है, ना ही एक क्लाइंट के हवाले से कोई काम ऐसा कर हुआ, यानी कि नहीं आइडिया है, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो यानी कि हम अपने ही दूसरा वो वेबसाइट पे बना के तो उसको कैसे देते हैं। इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और फिर ये है कि क्योंकि आपने ही वो सारे प्लगइन्स बाई किए होते हैं, तो जब वो इंपोर्ट करते हैं तो वो उसके साथ ही वो हर चीज़, मतलब कि जो लाइसेंस वगैरह होता है वो चला जाता है, वो हर चीज़ जो नहीं, प्लगइन लाइसेंस चला नहीं जाता, जैसे ही वो जी। इंपोर्ट कर लेगा ना, तो वो एलिमेंटर का लाइसेंस अगर एक्टिवेट किया हुआ तो वो लाइसेंस मिस मैच आ जाएगा उसके पास। डोमेन ही नहीं है ना एलिमेंटर से, उसने एक्टिवेट थोड़ी किया बस डोमेन के ऊपर। तो एलिमेंटर के आपके अकाउंट में डोमेन बेस्ड एक्टिवेशन आ रही होती है, वो 1-2 दिन ही चलेगा, उसके बाद उसके पास बैकएंड पर आ जाएगा कि लाइसेंस मिस मैच है, आप इसको चेंज करें, अपडेट करें। तो वो फिर आपके पास, मतलब कि अगर आपके पास ही है तो आप तो फिर यानी कि अपनी उस वेबसाइट पे बार बार जितनी मर्जी बनाते रहें, उसको तो हाँ, आपका बैकअप ही दिया हुआ है ना, कि मतलब बना के उसको दे दी है। तो अभी आप उस अपनी उस जगह लेकिन पे सारी आपके पास चीजें मसला ये होगा ना कि आप जो है वो अगर एक्टिवेट, आपको हर क्लाइंट एक ही वर्डप्रेस के ऊपर एक ही फोल्डर के अंदर सारे क्लाइंट का काम थोड़ी करेंगे, कैसे करेंगे? हर बंदे की वेबसाइट तो डिफरेंट होगी ना। तो आप सब फोल्डर्स बनाएंगे, तो आपको इवन हर सब फोल्डर के अंदर भी जो लाइसेंस एक्टिवेशन है वो सेपरेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को ये जो साइटें बना कर दी है ना, ये मेरी जो 12 साइट्स बनी है, 12 लाइसेंस एक्टिवेशंस मेरी हुई हैं एलिमेंटर की, वो काउंट हुई हैं। वो एक इसमें ही नहीं है कि एक ही दफा वो लगा दिया तो वो सारों के ऊपर चल जाएगा। उसमें से ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अगर एक वेबसाइट में बना रहा उस मैंने सारा कुछ डिलीट एक बंदे को डिलीवर कर दी है, और अब मैं हाँ, उस हर चीज नए सिरे से बना हाँ, रहा हूँ। डिलीट करके आप उसी के ऊपर बना लो, वो एक ही लाइसेंस आपका काउंट होगा। जी, यही कह रहा था। हाँ, लेकिन वो आपका काम ये खराब होगा ना कि मतलब वो आपका कोई वो पोर्टफोलियो नहीं बन रहा होगा, वो एक ही वेब फोल्डर के अंदर आप री दोबारा करी जा रहे हैं, तो वो आप किसी को दिखाने के लिए भी पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? मकसद तो आपका साथ पोर्टफोलियो भी मेंटेन करना है ना आपने। हाँ, ये आप लाइसेंस डीएक्टिवेट कर दो ना, एलिमेंटर का लाइसेंस डीएक्टिवेट भी कर दो, जो चीज़ बनी हुई है ना फ्रंट एंड पर, वो डिस्टर्ब कभी नहीं होती, वो सेम एज इट इज चलती रहती है लाइसेंस डीएक्टिवेट करने के बाद भी। ठीक। तो सर हम तो एज ए डिजाइनर डेवलपर अपना काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। हमने तो लाइसेंस वगैरह बाय किया हुआ है, तो
हम जिसका क्लाइंट का काम लेकर उसको वेबसाइट वहां पे माइग्रेट कर दे रहे हैं उसके इस पे डोमेन वगैरह पे, तो क्या उसको भी सारे प्लगइन और सारे कुछ थीम्स वगैरह बाय किया होना चाहिए उसको भी, वही जो हमने किया देखिए, हुआ अगर तो आपने कमिटमेंट की हुई है प्रोजेक्ट के अंदर कि जितने भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं उनका, तो फिर तो आपको उनको लाइसेंस एक्टिवेट करके देना होगा। लेकिन अगर आप क्लाइंट के साथ पहले बात कर लेते हैं कि भाई एलिमेंटर प्रो भी चाहिए इसके लिए क्रोकोब्लो का जेट इंजन भी चाहिए, जेट स्मार्ट फिल्टर्स भी चाहिए, ये प्लगइन मैं लगा के आप लोग को आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन इसके बाद आपने अपना जो लाइसेंस है या अपना प्लगइन है वो परचेज करके वहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, लाइसेंस अपना लगाना होगा। वो कहता है ठीक है, तो फिर आप उसको उसी तरह से करते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं आप पैसे इंक्लूड कर दो, आप उसके लाइसेंस भी बाय कर लो, मुझे नहीं पता, आप खुद परचेज कर लो, तो आप फिर कोशिश करो कि उस क्लाइंट के लिए ना सेपरेट बाय करो सब्सक्रिप्शन वगैरह, क्योंकि वो उसका फिर आपके साथ लिंक ना हो। कल को वो उसी का वो लाइसेंस आपको पता हो कि ये उस क्लाइंट की साइट पे लगा हुआ है, उसको लाइसेंस की दे दें, तो वो चाहे कल को वो अपडेट भी कर सके, फिर आपका अगर डिसेबल हो जाता है या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो फिर उसको मसला ना हो। अच्छा, तो एट टाइम उसका भी मतलब उधर शुरू होना चाहिए, सिर्फ वो डेवलपमेंट के हद तक नहीं, साइट के लाइफ लॉन्ग रनिंग रहने के लिए वो प्लगइन्स और जी, उसका। ये नॉर्मली जो अब फाइवर के ऊपर भी वेबसाइट बनवाने के लिए आते हैं क्लाइंट, उन सबको पता होता है एलिमेंटर प्रो का और एलिमेंटर के और ये इन प्लगइन्स के लाइसेंसेस का, तो वो उन्होंने अपना ही परचेज करना होता है, सारे अपना ही परचेज करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट में एलिमेंटर का लाइसेंस भी, तो आप कर सकते हैं वो, फिर आप उससे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उसके एलिमेंटर के लाइसेंस के, फिर आप अपना लगा कर देंगे उसे। अच्छा। मतलब एज अ डेवलपर हम तो बाय करते ही हैं, जो हाँ क्लाइंट जी। होता है बाय कर लिया होता है उसने भी, वो बगैर एक्टिवेशन के लाइसेंस बाय किए उसकी वेबसाइट तो मतलब वहाँ रन हो ही नहीं सकती प्रॉपर वही हाँ, ऐसा। वो बनवाता फिर जो फ्रीलांसर से है ना, लाइसेंस बाय कर लेता है, उनको पता होता है कि यार ये इस प्लगइन का ये लाइसेंस, या वो पहले कंसल्ट कर लेता है कि ये वेबसाइट है, ये डिज़ाइन है, ये बनानी है, इसके लिए क्या क्या प्लगइन या क्या क्या कौन सा थीम रिक्वायर्ड होगा, तो आप उसे बता सकते हैं कि यार ये वाला थीम या ये वाले प्लगइन्स इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगे, तो ये आप परचेज कर लें। वो फिर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वो प्लगइन इंस्टॉल करके आपको एक्सेस दे देता है कि ये लें, इसके ऊपर काम कर लें। अच्छा, जी, शुक्रिया। चलो जी, ठीक है, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करें कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाने की और कस्टम फील्ड्स बनाने की, और फिर उनको फ्रंट एंड पर किसी भी डिज़ाइन में डिस्प्ले करवाने की एलिमेंटर प्रो के साथ, विजेट्स के साथ या किसी भी तरह से। तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। बाकी कुछ प्लगइन्स हैं जो एक्सप्लोर करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, जिनमें गैलरी के प्लगइन्स हो गए, फॉर्म्स के प्लगइन्स हो गए, स्लाइडर के प्लगइन हो गए, डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिन उनका देखेंगे ओवरव्यू। मुख्तलिफ प्लगइन्स जो हैं वो फॉर्म्स कैसे बनेंगे और स्लाइडर्स कैसे बनेंगे और सो ऑन, वो तकरीबन 2 क्लासों में वो हम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रॉपर वेबसाइट बनाने की तरफ आएंगे। ये जो सारा फिर हमने सीखी हैं चीज़ें, उन सारों को इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट, 2 किस्म की 2 वेबसाइट्स बनाने की कोशिश करेंगे, 2 या टाइम मिला तो 3 भी कर लेंगे। जी, ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए तो अच्छा है। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़, प्रैक्टिस करें अपनी, अ, और फिर जी, अल्लाह हाफिज।